एक न्यू पर्सपेक्टिव से आज हम द रोवर कवर करने वाले हैं बाय अप्रा बहन। तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको ये पूरी वीडियो एग्जैक्ट देखनी है बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको बेसिकली पता चलेगा। एक तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, हिस्टोरिकल एसेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस और टाइटल के ऊपर कमेंट जो कि आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द रोवर, और रोवर एज एन कैरेक्टर, और रोवर का मतलब क्या होता है इसमें, और क्यों एज एन टाइटल कवर पे रोवर को लिखा गया है। और ये सारा कुछ कवर करेंगे तो आपको मेरे साथ फाइनली बने रहना और बिल्कुल सही मज़ा आएगा आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो फाइनली शुरू करते हैं। एप्रा बैन यानी एक फीमेल राइटिंग है आपके पास, और फेमिनिस्ट राइटिंग, क्योंकि फेमिनिस्ट ग्राउंड है। तो 1900 के बाद जो जो बड़ी बड़ी फीमेल राइटर आई, जैसे कि 1900 के बाद सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ऐसे फील्ड, उसी समय पे वर्जीनिया वुल्फ के कमेंट, जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने क्या कमेंट किया था एप्रा बैन के ऊपर, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपको सब कुछ द रोवर और इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है, इज टू डू द एनाटॉमी। हम एनाटॉमी करने वाले हैं, द कोर इंजीनियरिंग ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट को बिल्कुल डीप से समझने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि दिस इज अगेन द लाइन सेट बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एज एन फीमेल 1900 के बाद, देखो विला कार्थर ने बोला था एक सिंपल सी एक बात कि 1900 के बाद जो राइटिंग है, ये जो पूरी जो बेसिक लिटरेचर है या पूरा जो वर्ल्ड है, वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। और दो तरह के जो है कॉन्शियस फ्रेम आने लग जाएंगे, दो तरह की सोच हो जाएगी इस पूरे इसमें। तो 1900 की बाद की राइटिंग को हम कहते हैं द मॉडर्न राइटिंग। जो भी राइटिंग 1900 के बाद लिखी गई, दैट इज़ द मॉडर्न राइटिंग। और उसके बाद 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो राइटिंग थी, दैट इज़ कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। इसी को कई बारी पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग कहते हैं, और कई बारी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट राइटिंग भी कहते हैं। पोस्ट कॉलोनियल का सेंस का मतलब ये है, जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था, अगर वो अपनी कुछ भी लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जो टेस्ट है वो एंटी कॉलोनियल है, यानी जिन्होंने इन्हें कॉलोनाइज किया था उनके स्टाइल, डिक्शन, स्टेटमेंट से अलग लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल। ऐसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब जो पहले ही ब्रिटेन ने एक कल्चर चला रखा था कि इस तरह से याम यूज़ करो, पेंटामीटर यूज़ करो पोएम में, ऐसी हर चीज़ का उन्होंने एक फ्रेम बना रखा था, उसको ना मानना वो होता है हमारा एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और इसी टाइम पे डेडाइज्म, सरेलिज्म, क्यूबिज्म, ऐसे बहुत सारी फील्ड जो है वो एमेलगेटेड होके आ रही थी। उसी में एक वर्जीनिया वुल्फ, जिनकी एक फेमस राइटिंग है, एक पीस ऑफ एसे है, द रूम ऑफ वन सॉन। रूम ऑफ वन सॉन बेस्ट फेमिनिस्ट राइटिंग मानी जाती है। वर्जीनिया वुल्फ का मानना था, जब फीमेल को एट फर्स्ट पेन दिया गया और उसे मौका दिया गया लिखने के लिए कि लिखो, तो उन्होंने अपने सोशल कंडीशंस को नहीं लिखा, ना ही उन्होंने ये बताया उनके साथ समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ किन बातों की बात करी उन्होंने, फैशन की, कल्चर की, ड्रेस सेंस की। इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ का मानना था जो फीमेल कहीं ना कहीं फीबल हुए, कमज़ोर हुए हैं, इनकी वजह खुद ही फीमेल रही थी, ठीक है। तो यानी जब जैसे कि जेन ऑस्टन की जो फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रिजुडाइज, जो प्राइड एंड प्रिजुडाइज जेन ऑस्टन ने लिखी थी, और जेन ऑस्टन ने उस राइटिंग में फर्स्ट टाइम उसे मौका मिला था लिखने के लिए कि लिखो, तो उसने उसमें क्या लिखा, वो याशिकी की बातें, लव, और वो आउटर अपीयरेंस, एस्थेटिक प्रेजेंस, ये सब कुछ लिख के सारा कूड़ा कबाड़ा कर दिया। जबकि सोशल कंडीशन, फीमेल को जिस तरह से सप्रेस किया जाता है, आउट ऑफ स्ट्रीम रखा जाता है, वो सारी बातें लिख सकती थी, पर उसने नहीं लिखा। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो जेन ऑस्टन जो है, जेन ऑस्टन से वर्जीनिया वुल्फ बिल्कुल खुश नहीं थी। और रूम ऑफ वन सॉन एक ऐसे है जिसमें फीमेल वॉइस को वर्जीनिया वुल्फ ने सामने रखा। फिर वर्जीनिया वुल्फ एक लाइन कहती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन रिगार्डिंग टू दिस नावल एंड ऑल्सो टू द राइटर, ऑल वुमेन टुगेदर और टू लेट फ्लावर्स फॉल अपॉन द टूम ऑफ अप्रा बहन। ठीक है, अप्रा बहन, जितने भी जो औरतें हैं आज, उन्हें जितनी फूल उनके पास हो सकते हैं उन सबको उनके कब्र पे डालना चाहिए। किसके कब्र पे डालना चाहिए? एप्रा बहन के, क्योंकि वो एक ऐसी फीमेल थी जिसने कि फर्स्ट टाइम दिखाया कि कमा के, अपनी राइटिंग से कमा के, यानी सेल्फ डिपेंडेंसी का, सेल्फ रिलायंट का कंसेप्ट सोशल कस्टम पे सटायर किया। ऐसी फीमेल जो है वो एप्रा बहन थी, और इन्हीं का वर्क जो है आपके पास है द रोवर। तो जब भी आप कोई भी राइटिंग लिख के आओगे तो प्लीज़ ये लाइन जो है, ऑल वुमेन टुगेदर और टू लेट फ्लावर्स फॉल अपॉन द टूम ऑफ द एप्रा बहन, ये लाइन याद कर लेना। थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, ये लाइन करके ब्लैक पेन से आप बिल्कुल बीच में लिख के आना। एक तरह का वर्जीनिया वुल्फ का मॉडर्न राइटिंग में
ऐसा कमेंट उन्होंने किया कि फाइनली ये दिखा दिया कि एपरा बहन की क्यों वैल्यू है और वो क्यों सबसे एज एन डिफरेंट फेमिनिस्ट राइटर क्यों मानी जाती है। सच में फेमिनिस्ट राइटर है, क्योंकि फीमेल वॉइस को इन सोसाइटी बिल्कुल सबके सामने रखा। जबकि जेन ऑस्टन जैसी जो है फीमेल, इन्होंने कुछ नहीं, मौका मिला उस मौके का सिर्फ इन्होंने फालतू में कोई यूज़ ही नहीं करा। ठीक है, तो आज जो मेन है वो ये जाता है। इसी में रूम ऑफ वन सॉन, ये याद रखना नाम, द रूम ऑफ वन सॉन एक ऐसे है जिसमें कि वर्जीनिया वुल्फ ने ये सारा कुछ क्लियर किया है कि किस फीमेल को कितने मौके मिले थे और एक लड़की को क्या चाहिए। बेसिकली एक पेन यानी लिखने की शक्ति, फ्रीडम, लिबरल, ताकि वो लिख सके, अपनी बात को कह सके, और एक पेज और एक उसका खुद का एक कमरा, ताकि वो अपनी बातों को दूर दूर तक पहुंचा सके। पर ऐसा जेन ऑस्टन ने नहीं किया, वही काम एपरा बहन ने किया। इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ 1900 के बाद की जो राइटर है, उसने ये लाइन बोली कि ऑल वुमेन टुगेदर। आज सारी औरतों को करना चाहिए कि एपरा बहन के टूम के ऊपर जाके फ्लावर डालना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंट जैसे कंसेप्ट, आत्मनिर्भरता जैसे कंसेप्ट को एपरा बहन ने राइटिंग के थ्रू प्रूव कर दिया कि राइटिंग से हम अपनी बेसिक अर्निंग और जो ब्रेड है वो अर्न कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट, इट इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेशन ड्रामा। जो हम पढ़ने वाले हैं रेस्टोरेशन ड्रामा का बहुत एक्सलेंट एग्जाम्पल है। देखो चार्ल्स सेकंड 1660 को चार्ल्स सेकंड ने दोबारा जो है वो थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसीलिए चार्ल्स सेकंड जब दोबारा आके बैठ गया गद्दी पे, इसके जैसी कोरोनेशन के बाद इस पूरे उसको कहा जाता है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन का मतलब क्या है? दोबारा इंग्लैंड रिस्टोर हो गया। अब इंग्लैंड कैसे रिस्टोर हुआ, इसे क्यों रिस्टोर, अभी सिर्फ आप बस ये समझो, चार्ल्स सेकंड दोबारा आके, जब इससे पहले चार्ल्स वन था, चार्ल्स वन के बाद जो है पूरे एज में प्यूरिटन्स का इन्फ्लुएंस देखा गया। ये सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। तो चार्ल्स वन के बाद बीच में कोई और अलग जो बीच का टाइम है वो ऐसे ही निकल गया। फिर उसके बाद दोबारा जो है चार्ल्स सेकंड आके जब गद्दी पे बैठा तो इंग्लैंड को रीस्टोर माना गया कि इंग्लैंड दोबारा वैसे ही उस पर मूव हो रहा है, चार्ल्स उसके ऊपर, चार्ल्स की लीनिएजी के ऊपर और उसके लीनियन कंसेप्ट के ऊपर। वही चीज़ दोबारा अब चार्ल्स, जैसे कि पहले चार्ल्स वन था, इसके बाद कोई और उससे उसके बैठ के थे राजा, ठीक है, और उनका कंसेप्ट भी अलग था जिसे प्यूरिटन्स कहते हैं। फिर उसके बाद चार्ल्स सेकंड जब बैठा तो इसी को रेस्टोरेशन कहते हैं। रेस्टोरेशन ड्रामा का पार्ट है ये। और आगे बेसिक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस अभी इस स्लाइड में आपको जो मेन है वो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट थिंग वर्जीनिया वुल्फ ने क्या बात कही थी, किसको लेके, एपरा बहन को। और सेकंड थिंग रेस्टोरेशन ड्रामा का ये एक एक्सलेंट एग्जांपल है। कहते हैं देखो दिमाग के टर्निंग पॉइंट रेस्टोरेशन ड्रामा क्यों है। देखो फर्स्ट थिंग जो आपके पास है एपरा बहन, इसके जो फीमेल कैरेक्टर है दैट इज़ रियली द बोल्ड कैरेक्टर। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रखा गया है, साउंडिंग कैरेक्टर रखा गया है, टोटल साउंड और सब कुछ इसमें आप देख सकते हो। एक जीलनेस, एक अपीलनेस और कॉन्ट्रास्ट, जो कि शेक्सपियर के टाइम पे ड्रामा में नहीं देखा गया था। शेक्सपियर के ड्रामा में जो फीमेल रोल प्ले करती थी वो बेसिकली फीमेल नहीं होती थी, मेल होते थे। जब स्टेज पे परफॉर्म करवाया जाता था तो मेल जो है वो फीमेल का रोल प्ले कर रहे थे। पर एपरा बहन ने पहली बार दिखाया फीमेल के कॉन्ट्रास्ट में ऐड करते हुए कि फीमेल मेल से किस तरह से अलग है, और फीमेल के एज एन कैरेक्टर और फीमेल को मूव करवाया स्टेज पे। तो फीमेल और जो क्रॉस ड्रेसिंग होता था, जैसे भेस बदल लेते थे, तो हमेशा जो है जो उसमें जब शेक्सपियर के जो प्लेस हैं या उसके उनके जो ड्रामा थे उसमें हमेशा ऐसा दिखाया जाता था कि जो फीमेल एक्टर अपने भेष को बदल रहा है, पर वो रियल में फीमेल का एक्टर होता ही नहीं था, वो मेल ही होता था और मेल ही बदल लेता था। पर इस राइटिंग में पहली बारी फीमेल को एज एन पोजीशन मिला उन ड्रामा में, क्रॉस ड्रेसिंग के सेंस जो कि पॉपुलर करा था शेक्सपियर ने, जो भेस बदल लेना यानी लड़की लड़के के रूप में घूम रहा है, ऐसे कंसेप्ट को रियल मैटर में और रियल मैनर में जो स्टेज पे लेकर आई वो कौन थी? अगेन एपरा बहन। ठीक है, तो रेस्टोरेशन ड्रामा का मास्टरपीस राइटिंग है इनकी। आपको समझ आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था बेसिकली। तो देखो किंग चार्ल्स वन 1600 से लेके 1649। फिर मैं जिनको कह रहा था कि चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को रिस्टोर कर दिया था, कब? 1660 में। तो यानी दोबारा से चार्ल्स वाले जो है वो आके बैठ गए। पहले चार्ल्स वन थे, चार्ल्स वन के बाद जो है सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर में ये चार्ल्स वन जो है, जो इनको मानने वाले थे वो जो है अब चले जाते हैं, मतलब वो हार जाते हैं और जीत होती है क्रॉमवेल गवर्नमेंट की। तो दो चीज़ आपको बेसिकली समझना है, कि समझना बहुत ज़रूरी है। देखो फर्स्ट थिंग क्यों ज़रूरी, क्योंकि कैरेक्टर में कई जगह कैविलियर लिखा हुआ और पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यही आएगा कैविलियर होते क्या है।
तो देखो सबसे पहले इस टर्म को समझो। देखो कैवेलियर, एक तरफ कैवेलियर गवर्नमेंट, एक तरफ कैवेलियर रखो आप याद, कैवेलियर, और दूसरी तरफ कौन है, क्रॉमवेल गवर्नमेंट, क्रॉमवेल। ये रहा देखो कैवेलियर्स, और ये रहा आपके पास क्रॉमवेल। तो चार्ल्स वन को जो फेवर करते थे वो सारे क्या थे, जो चार्ल्स वन को मानते थे उन वो सारे कैवेलियर्स थे। चार्ल्स वन राजा था जो कि गद्दी पे फाइनली बैठा हुआ था, तो यानी मोनार्की रूल जिसे कहते हैं। मोनार्की का मतलब एक जो है वो बैठा हुआ एक राजा, राजा का हुक्म चलेगा, जो राजा बोलेगा वही। ये मोनार्की गवर्नमेंट होती है, मोनार्कियल, जहाँ पे राजा राज होता है, राजा राज करते हैं, ठीक है। तो मोनार्कियल, जो मोनार्कियल थे वो चार्ल्स वन थे, यानी चार्ल्स वन को जो मानते थे, जो ये चाहते थे कि पूरे इसमें इंग्लिश में यानी इंग्लैंड में पूरे जो है फाइनली क्या रहे, मोनार्की सिस्टम मेंटेन रहे, यानी राजा ही राज करेगा, फिर उसका बेटा जो है फाइनली जो राजा है, राजा ही राज करेंगे। वो थे कैवेलियर्स जो इसको मानते थे कि ठीक है चार्ल्स वन ही रूल करे, इसके बाद भी कोई राजा बैठे। पर जो क्रॉमवेल गवर्नमेंट थी वो दूसरी थी। क्रॉमवेल का जो क्रॉमवेल को मानते थे, ओलिवर क्रॉमवेल को, उनका मानना था नहीं, पार्लियामेंट को कंट्रोल देना चाहिए। देखो पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोगों की पावर, यानी लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। जैसे हमारे पास भी पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से ही एमपी जाते हैं, फिर फाइनली वही एमपी जो है वो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, फिर प्रेसिडेंट, नहीं पता, ये पार्लियामेंट सिस्टम है। तो पार्लियामेंट में लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जबकि जो मोनार्कियल सिस्टम होता है उसमें जो राजा है वही बैठेगा, है ना, जो हेरारिकल पैटर्न चला आ रहा है, राजा का बेटा ऐसे ऐसे करके। तो कैवेलियर्स चाहते थे राजा वाला वो चले राज, और जबकि क्रॉमवेल गवर्नमेंट चाहती थी पार्लियामेंट, लोगों के पास पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुने, यानी पार्लियामेंट गवर्नमेंट। तो यानी कैवेलियर्स चाहते थे मोनार्कियल रूल, और जबकि क्रॉमवेल चाहते थे क्या, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट रूल। और दोनों के बीच में भिड़ंत होती है। इस सिविल वॉर में कौन हार जाते हैं, चार्ल्स वन को फॉलो करने वाले कैवेलियर्स जो है वो हार जाते हैं, और जीत किसकी होती है, क्रॉमवेल गवर्नमेंट की। और ये तो सबको ही पता होगा, जब क्रॉमवेल गवर्नमेंट जीत गई है, जब क्रॉमवेल जीत गई है, गवर्नमेंट जीत गई है, तो उन सारे ब्रिटिशर्स को या उनको चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि कैवेलियर्स माने जाते हैं, और जो कि चार्ल्स वन के डीप फॉलोवर थे। और एपरा बहन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थी किसकी, मोनार्की की, यानी ये कैवेलियर थी, और कैवेलियर की सपोर्ट यानी चार्ल्स वन के लिए जो एपरा बहन ने स्पाई का भी काम किया था। तो यानी जो एपरा बहन है वो कैवेलियर है, और जो क्रॉमवेल है, यही सिविल वॉर था। इस सिविल वॉर में पार्लियामेंट गवर्नमेंट आ जाती, क्रॉमवेल जीत जाता, और फाइनली जो है मैंने बताया कैवेलियर्स जो है वो हार जाते हैं। इस पार्लियामेंट गवर्नमेंट के बाद दोबारा मोनार्कियल सिस्टम आ जाता है चार्ल्स सेकंड के आते के साथ। जब चार्ल्स सेकंड दोबारा आ जाता है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट हट के दोबारा मोनार्की आ जाती है इंग्लैंड में। इसी को कहते हैं रेस्टोरेशन, रीस्टोर हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड रीस्टोर का मतलब क्या है, जो पहले इंग्लैंड मोनार्कियल रूल पे था, बीच में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई, फिर दोबारा से मोनार्कियल में आ गई, तो दोबारा रीस्टोर हो गया ना इंग्लैंड। इसी को कहते हैं रेस्टोरेशन एज ऑफ 1660, चार्ल्स सेकंड। ये स्लाइड कुछ बता दिया, फिर भी कुछ कुछ बातें देखो। वॉज एन इंग्लिश प्ले, पहले ये टाइम पीरियड देखो, 1660 के टाइम की राइटिंग है इनकी, 1670 की राइटिंग, 80 की राइटिंग। इंग्लिश प्ले राइट, पोएट, प्रोज राइटर, ट्रांसलेटर फ्रॉम द रेस्टोरेशन एरा। तो रेस्टोरेशन एरा में लिखा इन्होंने काफ़ी राइटिंग, और एक कैवेलियर थी। वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश वुमेन टू अर्न हर लिविंग बाय हर राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, पहली ऐसे इंग्लिश वुमेन जिसने राइटिंग के थ्रू अर्निंग की थी। यही बात वर्जीनिया वुल्फ को टच कर जाती है। चार्ल्स सेकंड के टाइम पे जब इंग्लैंड रिस्टोर हो गया, तब भी इन्होंने काम किया। इन्होंने स्पाई के लिए भी काम किया, स्पाई की तरह काम किया, वन और सेकंड दोनों के लिए। और जॉन विल्टमॉन्ट और बाकी ये सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ के रूम ऑफ वन सॉन में इनका काफ़ी इनको इनके बारे में वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा कि किस तरह से ऑल वुमेन टुगेदर ऑट टू लेट द फ्लावर्स अपॉन द टूम ऑफ द एपरा बहन, कि उनके उसके ऊपर सबको बहाना चाहिए, यानी फूल बिखेरने चाहिए। क्योंकि सच में एक ऐसी फीमेल जो कि रियल में जिसने राइटिंग का एक सही फ़ायदा उठाया और सोसाइटी में प्रूव किया, एक एज एन एपिटॉम माना जाएगा इसको। तो हर बेस्ट वर्क इज़ दी और उनको और द रॉयल स्लेव, एक तो ये इनका वर्क फेमस है, और दूसरा अर्ली नॉवल में इनका आता है द रोवर। ठीक है, द रोवर, क्या ऐसा माना जाता है रोवर का सेकंड पार्ट भी आता है, पर वो फेमस नहीं हुआ इतना। 1681 में रोवर का सेकंड पार्ट आया, पर उतना फेमस नहीं हुआ जितना रोवर का फर्स्ट पार्ट हुआ था। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना। आंसर राइटिंग में यही सब चीज़ें आपके आएंगे। ठीक है, समरी लिखोगे तो सीधा काट देगा कोई भी एग्जामिनर, और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं आने वाले राइट दिस समरी। ठीक है, वो ये पूछेंगे एज एन रेस्टोरेशन ड्रामा पे कमेंट करो, तो यहाँ पता होना चाहिए चार्ल्स वन है, मोनार्कियल गवर्नमेंट है, फिर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, फिर दोबारा से मोनार्कियल गवर्नमेंट आई, चार्ल्स सेकंड रेस्टोरेशन हुआ।
अब जब चार्ल्स सेकंड आके बैठा, देखो चार्ल्स सेकंड की खासियत क्या थी, चार्ल्स सेकंड ने सबको इतना अच्छा एडवांसमेंट दिया, सबको कहा जिसका जो मन है ना वो लिखो, और जो भी दर्द वाली राइटिंग, भयानक वाली राइटिंग, उन सब के एंड को भी बदलवा दिया था। जैसे कि कोई अगर जैसे रोमियो जूलियट की एंडिंग, उसको भी बदलवाया गया था कि कहीं भी किसी भी फॉर्म में किसी भी बंदे को इमोशंस और उनको अंदर से वो टूटे ना, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्शन, माइंड हर्ट, ये सब होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल प्यार से इस एज में कुछ भी लिखो, तभी इस एज में सटायर ने जन्म लिया। जॉन ड्राइडन और एलेक्जेंडर पोप जैसे जो है, ये इन्हीं के लिए बेस ग्राउंड बन रहा है। अगर चार्ल्स सेकंड नहीं आता तो हम सटायर एज को, या एज ऑफ सटायर हम कभी देख नहीं सकते थे। ना हमें कभी जॉन ड्राइडन देखने को मिलता, ना हमें एलेक्जेंडर पॉप देखने को मिलता। तो ये एलेक्जेंडर पॉप और ड्राइडन है जिन्होंने, जैसे कि मैकफ्लेक्नो राइटिंग आ गई, रेप ऑफ द लॉक आ गई, ये सब की जो बेस ग्राउंड है किसने सेट किया? ये चार्ल्स सेकंड, रेस्टोरेशन इंग्लैंड ने सेट किया। वो रेस्टोरेशन एज ने ही सेट किया, एज एन ग्राउंड प्रोवाइड किया, जिसके ऊपर ये जो सटायर है और जो आयरनी है, इनको कहीं ना कहीं ग्रूव किया गया। अब आपके अंदर काफ़ी फैक्ट वाले और किस चीज़ को कैसे समझना है, ठीक है। तो हम क्योंकि समरी रीड कर रहे हैं, तो इस जो हमारे पास जो नॉवेल है, इसकी समरी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कंफ्यूजिंग है और काफ़ी लव थीम के ऊपर मूव हो रही है। पर आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेशन ड्रामा है, अगर रेस्टोरेशन ड्रामा है तो इस तरह की राइटिंग देखने को मिलेगी जिसमें राइजिंग एक्शन बहुत कम होगा, ना ही उतना ज़्यादा आपके अंदर कैथारसिस वाली फीलिंग आने वाली है, ना ही सेंट्रल हीरो ऐसा पावरफुल दिखने वाला है, ठीक है, ना ही प्लॉट कोई स्ट्रांग मिलने वाला है, आपको इस तरह का कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं सोचो कि नहीं इसके पीछे एक प्लॉट होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग रीज़न होना चाहिए, कहानी में मज़ा नहीं आ रहा, हाँ ऐसी फीलिंग ज़रूर आ सकती है, एंड में लगेगा ये क्या है, ठीक है, पर ये मत समझना ये क्या है, क्योंकि एनाटॉमी कर रहे हैं हम, चीज़ों को समझ रहे हैं, उस एज को हमें इस पीस ऑफ टेक्स्ट के थ्रू समझना है, बस ये दिमाग में रखना। तो समरी शुरू हो रही है, देखो द प्ले ओपन्स इन नेपल्स, ठीक है, नेपल्स में। अब नेपल्स है कहाँ ये पता करो पहले। तो फ्रांस में है फाइनली, ठीक है, नेपल्स। तो नेपल्स फ्रांस में है, और इटली, जैसे इटली से, जैसे ये रही इटली, इटली से थोड़ी सी दूर जो है वो आपके पास क्या है, नेपल्स से। अब ये क्यों सोच रहे हो कि इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम जो राइटिंग करने वाले हैं वो जो बेसिकली जो राइटिंग है वो कैवेलियर्स के ऊपर सेट किया गया है, और कैवेलियर्स को बाद में जब क्रॉमवेल गवर्नमेंट जीत जाती है तो इन कैवेलियर्स को निकाल दिया जाता है। तो ये जो है, जैसे कि ब्रिटेन के आउटस्कर्ट में, बाहर बाहर के एरिया में ये लोग बसना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, काफ़ी जो कैरेक्टर हैं इसमें, वो आपको फ्रांस वगैरह ऐसे ऐसे कैरेक्टर दिखेंगे जो कि यहाँ यहाँ जाके बसे हुए हैं। तो देखो टू स्पेनिश सिस्टर दिखा रखी है, दो बहनें, और दोनों बहनें कौन है, फ्लोरिडा, और दूसरी कौन, फ्लोरिंडा, यानी फ्लोरिंडा और हेलना, ठीक है, ये दोनों है। तो ये दोनों देखो मैंने इस तरह का एक फ्लो चार्ट से टाइप का बना दिया ताकि इजी रहे। ये फ्लोरिंडा और दूसरी क्या है यहाँ पे हमारे पास, हेलना, ठीक है, ये दोनों बहन है, ठीक है। तो पहले से ये ध्यान रखना, दोनों कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हेलेना, क्योंकि इसके ही थ्रू जो है इस कहानी में जो कनेक्शन जुड़ेगा और वो जो इस कैरेक्टर से जुड़ेगा, उस कैरेक्टर का जो है, उसी कैरेक्टर को रोवर कहते हैं, जो कि एज एन टाइटल पे है। और फ्लोरिंडा भी है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है इस नॉवेल का वो फ्लोरिंडा कवर कर रही है। तो फ्लोरिंडा और हेलना ये दोनों बहन हैं, और इन दोनों का जो भाई है, इन दोनों का भाई वो कौन है, डॉन पेड्रो। मैं पहले बोल रहा हूँ कैरेक्टर्स एक अलग से निकाल लो, उसमें आप फ्लो चार्ट बना के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स आपको याद करने पड़ेंगे। पहले फ्लोरिंडा और हेलना ये दोनों बहन है, इन दोनों बहन, एक और तीसरी भी वो आगे पता चलेगा, पर अभी फ्लोरिंडा और हेलना फर्स्ट स्लाइड में ये ध्यान रखो, ये दोनों बहनें, और इन दोनों बहन की जो भाई है वो कौन है, डॉन पेड्रो। तो ये दोनों फ्लोरिंडा और हेलना, जैसे ही आप नॉवेल को ओपन करोगे, आपस में प्यार की बातें कर रहे होते हैं, और इतने में फ्लोरिंडा जो है वो बताई जाती है एक नोबल और ब्रिटिश कैवेलियर से प्यार करती है। अब दोबारा देखो, ब्रिटिश कैवेलियर, तो ब्रिटिश और ऊपर से कैवेलियर है, तो और वो किससे प्यार करती है, बेलविले से, ठीक है। तो बेलविले से प्यार है किसको, फ्लोरिंडा को, तो यहाँ दिल बना लेते हैं ऐसे ही। तो फ्लोरिंडा जो है वो प्यार में है किसके, बेलविले के। और जबकि हेलना जो कि स्टार्टिंग में दिखाती है कि वो नन बनना चाहती है, पर ऐसा नहीं है। देखो कितनी बकवास वाली बातें हैं कि वो नन भी बनना चाहती है और साथ ही साथ वो क्या चाहती है, उसे कोई प्यार भी करे। तो दोनों चीज़ें वो साथ कह रही है कि हेलना नन भी बनना चाहती है, और वो देख अगर कोई नहीं मिला उसके टक्कर का तो वो नन बन जाएगी, अगर कोई मिल गया तो वो प्यार कर लेगी। सीन में ये दोनों स्टार्टिंग नॉवल में दिखाए जा रहे हैं, दोनों आपस में बात करते हैं, लव से रिलेटेड है ना। पता होगा हेलना वैसे नन बनना चाहती है पर इंटरेस्ट लव में है, और फ्लोरिंडा जो है वो लव में है बेलविले के साथ,
और बेलविले जो है एज एन मेजर पार्ट कवर करेगा इस नॉवल का। जो बेलविले है वो एक कैवलियर है, ब्रिटिश कैवलियर है, तो यानी अगेन चार्ल्स के साइड का पार्टी है वो। और डॉन पेड्रो जो है इन दोनों का जो है वो भाई है। तो डॉन पेड्रो को जो है इन पे नज़र रखता है कि ये फाइनली क्या करते हैं, क्या इधर उधर कहीं उल्टे सीधे हरकतें ना करें, तो यानी प्यार में इधर उधर ना पड़े। तो डॉन पेड्रो जैसे ही एंटर करता है, नॉवल में ये दोनों प्यार की बातें करते हैं, जैसे ही डॉन पेड्रो एंटर करता है तो ये पता चलता है, डॉन पेड्रो आके बोलता है कि ठीक है फादर यानी इनके फादर, तो फ्लोरिंडा, हेलेना और डॉन पेड्रो, इनके फादर का कि ये कहना है कि फ्लोरिंडा की शादी जो है एक वेल्दी यानी एक सही बड़ी उम्र का पर डॉन विंसेंटियो से होगी। ठीक है, किससे शादी होगी फ्लोरिंडा की? डॉन विंसेंटियो से। पर फ्लोरिंडा किसे लव करती है? बेलविले को। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आके डॉन पेड्रो कहता है कि डॉन पेड्रो आता है, वो दोनों प्यार की बातें करती है और आके सीधा बोल जाता है सुनो, अब फ्लोरिंडा के लिए जो है वो पापा ने एक रिश्ता देखा है और फाइनली वो रिश्ता क्या है कि फ्लोरिंडा की शादी डॉन विंसेंटियो से होगी, ये डिक्लेयर करके चला जाता है। पर साथ ही साथ अपनी बात भी रख देता है कि मैं चाहता हूँ फ्लोरिंडा की शादी जो है वो डॉन एंटोनियो से हो। किससे हो? डॉन एंटोनियो से, क्योंकि डॉन एंटोनियो कौन है? डॉन पेड्रो का फ्रेंड है। ठीक है, तो भाई चाहता है कि मेरी बहन की शादी मेरे दोस्त से हो जाए। ठीक है, और उसका बाप चाहता है कि उसकी शादी उसके दोस्त से हो जाए, डॉन विंसेंटियो से। तो इस तरह से फ्लोरिंडा क्या चाहती है कि उसकी शादी किससे हो जाए? बेलविले से हो जाए। इस तरह का ये कंसेप्ट है पूरा, काफ़ी है ना घुमाने वाला। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लोरिंडा चाहती है बेलविले से शादी हो, जबकि डॉन पेड्रो चाहता है उसके दोस्त से, डॉन एंटोनियो से। जबकि डॉन पेड्रो, फ्लोरिंडा और हेलना यानी इन सब का बाप तो एक ही होगा, उसका बाप चाहता है कि डॉन विंसेंटियो से शादी हो। सब के आगे डॉन लगा हुआ है। और यहीं पे हमें और फाइनली क्या आता है कि पेड्रो कहता है ठीक है, वो एक गर्ल गवर्नेंस को छोड़ के जाता है जो इनकी नज़र रखती है इनके ऊपर, कैलिस। कैलिस को कहते हैं इन पे नज़र रखना, ये कहीं कार्निवल में ना जाए। कार्निवल मीन्स एन्जॉयमेंट, इधर उधर घूमने के लिए, मौज मस्ती मारने के लिए, जंगल के सफ़र में चले गए, सफारी में। ठीक है, इस तरह का। और वो जो है लड़कियां वो भी बहुत चालू होती है। तो फ्लोरिंडा, हेलना और किसके साथ? वेलेरे के साथ मिलके ये अपने भेष को बदल के गायब हो जाती है। यानी कहानी में सिंपल है, इन्होंने अपने उसको बदल दिया और ये अपने भाई के अगेंस्ट जाते हुए ये तीनों जो है घर से गायब हो जाते हैं, यानी घूमने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, ये था आपके पास जो फर्स्ट यहाँ पे सीन है, ये फर्स्ट स्लाइड में वो इतना है। अब इस स्लाइड में काफ़ी कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस कहानी में कैरेक्टर्स बहुत है। तो फाइनली ये पता है हमें कि किसका कनेक्शन किसके साथ है। तो दो बहन मैंने बता दी थी, तीसरी बहन उनके साथ मिल गई थी, वो तीनों ये रही, फ्लोरिंडा, हेलना और वेलेरिया। ठीक है, ये तीनों क्या है? डिस्गाइज्ड है, तीनों ने भेष अपना बदल रखा है और ये तीनों अभी यहाँ पे कार्निवल पे गए हुए हैं, एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। और एन्जॉयमेंट के लिए रेवलर्स हैं। रेवलर्स का मतलब क्या होता है? जो दबा के शोर उठाते हैं और एंजॉय करते हैं ना, चिल्ली विल्ली मार मोर के, अरे वाह मज़े आगे मज़े आगे। ठीक है, इस तरह से करके। तो ये तीनों अब फाइनली जिप्सी भी ऐसी ग्रुप होती हैं जो कि एन्जॉयमेंट के लिए निकले रहते हैं। तो ये तीनों जो है अपने भेष को बदल के एक तरह से एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो अब इस यहाँ पे सीन देखो क्या होता है। बेलविले दिखाया गया, एंटर करता है और वो दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा दर्द में है, क्योंकि वो दर्द कौन से वाला दर्द? के प्यार वाले में है। ठीक है, किसके साथ प्यार में है? फ्लोरिंडा के साथ। फ्लोरिंडा के ख्यालों में डूबा हुआ हो। और उसके जो फ्रेंड है, अब फ्रेंड एंटर करते हैं। देखो बेलविले है, बेलविले के फ्रेंड देखना, बेलविले के फ्रेंड ब्लंट वो एंटर करता है, फ्रेडरिक वो भी एंटर करता है और ये तीनों जाके किससे मिलते हैं? विलियम से, विलियम से नहीं, विलमोर से। विलमोर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने स्माइली फेस लगा रखा है, क्योंकि यही रोवर है। ठीक है, इसी का नाम क्या है? रोवर। तो विलमोर को ही रोवर कहते हैं। और रोवर का मतलब देखो क्या है। वैसे तो जब लास्ट में मैंने क्वेश्चन करवा रखा है कि रोवर किस तरह से, टाइटल में इसका मीनिंग क्या है और क्या नहीं, पर फिर भी यहाँ समझोगे रोवर वो जो कि वॉन्डर करते रहते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहेंगे खाली, है धक्के खाना, इधर से उधर चलते रहना, घूमते रहना, कभी किसी को देखा उसके प्यार में पड़ जाना, उसे छोड़ा दूसरे के प्यार में पड़ जाना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द रोवर। तो यही रोवर इसकी हेडिंग है। तो विलमोर ही रोवर है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना। तो बेलविले, ब्लंट और फ्रेडरिक। पहले दिखाया गया बेलविले जो अपना प्यार दिखाता है किसके लिए? फ्लोरिंडा के लिए सीन में। और बेलविले का फिर एक दोस्त मिलता है ब्लंट, नेड ब्लंट, और उसके साथ एक और दोस्त मिलता है उसका फ्रेडरिक। ये तीनों जाके विलमोर से मिलते हैं, इनका एक और दोस्त। ठीक है, फिर कहानी में क्या होता है हमारे पास? फ्लोरिंडा, हेलना और वेलरा ये डिस्गाइज हैं, जिन्होंने अपने भेष को बदल रखा है, तो किसी की पहचान में नहीं आएंगे। और इनके साथ साथ उनको ने कैलिस, जिसको उसके भाई ने रख रखा था नज़र रखने के लिए, और लुसेटा और सैंको, ये दो और कैरेक्टर और है। ठीक है, दो कैरेक्टर और कर लेना, लुसेटा
और एक और कैरेक्टर क्या है, सैंको। तो लुसेटा और सैंको, ठीक है। फ्लोरिंडा रिकग्नाइज, देखो फ्लोरिंडा जो है, फ्लोरिंडा ने तो बेस बदल रखा है, तो बेलविले फ्लोरिंडा को नहीं पहचान पा रहा, पर फ्लोरिंडा तो बेलविले को पहचान रही है। अब फ्लोरिंडा बेलविले को पहचान जाती है क्योंकि ये घूर रहे होते हैं किसे, जिप्सी गर्ल को, इन तीनों को, ये तीनों कौन है क्या नहीं है। पर ये क्योंकि इन्होंने भेस को अपने बदल रखा है तो ये सबको समझ नहीं आ रही, पर हाँ फिर भी उन्हें लग रहा था कि कौन है और कौन नहीं। तो ये तीनों थी फीमेल ही, ठीक है। तो ये तीनों हैं फीमेल, यानी फीमेल में इन्होंने थोड़ा बहुत अपने आप का गेटअप बदल रखा है। तो यहाँ ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट शेक्सपियर से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि शेक्सपियर में जो है वो फीमेल की तरह मेल जो है, मतलब उसमें मेल कैरेक्टर ही जो होता था वही फीमेल बनता था और वही फीमेल में फिर अपने बेस को बदलता था। यानी रियल में अगर देखा जाए रियलिटी में तो मेल कैरेक्टर सारे रोल प्ले करते थे, पर क्योंकि एपरा बहन लिख रही है तो फेमिनिस्ट वॉइस से फीमेल स्टॉन्च प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। तो दिखाया गया है कि नहीं भाई फीमेल ने अपना भेस को बदल रखा है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, द हेलना नोटिस, देखो इन दोनों का तो है, बेलविले फ्लोरिंडा बेलविले को नोटिस कर रही थी पर बेलविले फ्लोरिंडा को नहीं पहचाता, जबकि हेलना जो है वो अब नोटिस करना शुरू कर दिया उसने, किसको, विलमोर को। यानी अब हेलना चली गई किसकी तरफ, विलमोर को। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हेलना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कनेक्शन मेन नॉवेल के टाइटल वाले विलमोर के साथ है, ठीक है। तो हेलना विलमोर को नोटिस कर रही है। और उसके बाद क्या है, द लुसेटा, लुसेटा प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। ध्यान रखना दो प्रोस्टिट्यूट आएंगे इसमें, एक लुसेटा प्रोस्टिट्यूट है, एक और प्रोस्टिट्यूट है। यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन निकल के आता है आपके पास, जब आगे एक देखो प्रोस्टिट्यूट एंजेलिका है और एक प्रोस्टिट्यूट क्या है, लुसेटा है। लुसेटा को इन्होंने प्रोस्टिट्यूट से बुला रखा है, पर एंजेलिका को कहीं भी प्रोस्टिट्यूट नहीं बोला, क्या बोला है, मिस्ट्रेस। तो वर्ड के सिलेक्शन देखा किस तरह से कर रखा है, एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट ना बोलते हुए उसे मिस्ट्रेस बोल दिया क्योंकि उसको एक सोसाइटी में ओहदा दे रखा, और वहीं दूसरी तरफ जो है लुसेटा को, जो लो प्रोफाइल की थी, उसे क्या बोल दिया कि सीधा प्रोस्टिट्यूट। तो इस तरह से वर्ड सिलेक्शन एपरा बहन ने बहुत ही सही तरीके से रखा है। इस तरह के क्वेश्चन है तो प्लीज़ अटेम्प्ट करना। तो एक जगह प्रोस्टिट्यूट है और प्रोस्टिट्यूट लुसेटा को प्रोस्टिट्यूट बता रखा है, जबकि एंजेलिका को मिस्ट्रेस बता रखा है। लुसेटा है, लुसेटा के साथ उसका सैंको, ठीक है, यानी एक पिम्प, दल्ला जिसे कहते हैं। फ्लोरिंडा रिकग्नाइजेस, ठीक है, इस तरह से चल रहा है, ठीक है सीन। अब क्या होता है, लुसेटा सैंको, ठीक है, और सैंको टू रॉब दी वेल्दी ब्लंट, वो देखते हैं कि देखो ब्लंट इनमें अमीर है, ब्लंट के पास सभी के पैसे होते हैं, बेलविले से थोड़ा पैसा, फ्रेडरिक से थोड़ा पैसा, और देखा जाए तो इनमें से सबसे अमीर है। तो लुसेटा, देखो ये प्रोस्टिट्यूट है तो नज़र किस पे होगी इसकी, इनमें से जो सबसे अमीर होगा उस पर। सबसे अमीर कौन है, ब्लंट। तो ब्लंट के ऊपर उसकी नज़र थी और लुसेटा सैंको के साथ ये प्लान करी थी कि ब्लंट को किस तरह से लूट लेना है, ठीक है, उसको किस तरह से हम खाली कर दें उसके जेब को। वन शी लीव द बेलविले बेग्स हर फ्रेंड टू रेस्क्यू, और इतने में क्या दिखाई जाती, देखो फ्लोरिंडा, फ्लोरिंडा कहीं ना कहीं अंदर से चाहती है अपने प्यार को देख के बेलविले को कि मैं भी बता दूं कि मैं फ्लोरिंडा हूँ। पर जैसे ही वो बताने के लिए निकलती है एकदम से डॉन पेड्रो सीन में दिखता है और फिर वो चुपके से फ्लोरिंडा वहाँ से भाग जाती है। और इसी में बेलविले कहता है कि हमें बचाना चाहिए फ्लोरिंडा को उसके भाई के चुंगल से। बेलविले ये सब बातें किससे बता रहा है, जहाँ तक हमारे पास बात चलती है कि फ्लोरिंडा को बचाने की, तो बेलविले कहता है हम अपने दोस्तों को कि ठीक है फ्लोरिंडा को बचाना है उसके भाई के चुंगल से। पर उसके दोस्त जो है, अब दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, दोस्त ने कहा चलो छोड़ो भाड़ में गई फ्लोरिंडा, हमें क्या लेना। ब्लंट जो है वो लुसेटा के प्यार में फंस जाता है क्योंकि लुसेटा उस पर जाल फेंक रही होती है और ब्लंट निकल गया लुसेटा की तरफ। तो ब्लंट और लुसेटा का सीन फिट है और लुसेटा पूरे प्लान में है कि उसे लूटने के, ठीक है, और ब्लंट तो गया। अब बेलविले अकेला है और फ्रेडरिक, जो विलमोर आस्क इफ दे आर विलिंग द वुमेन इन द नेपल्स, विलमोर क्या पूछता है, देखो विलमोर रोवर है, रोवर होते क्या है जो इधर से उधर भटकते हैं। विलमोर पूछता है कोई और लड़कियां हैं क्या अच्छी अच्छी, विलमोर को लड़कियां चाहिए होती है, ठीक है। तो विलमोर पूछता है कोई और अच्छी, कोई धमाकेदार लड़की हो। तो उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं एक एंजेलिका है, एक ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट है, ठीक है। पर नॉवेल में, ओरिजिनल नॉवेल में प्रोस्टिट्यूट नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ, मिस्ट्रेस, ठीक है। पर वो 1000 क्राउन्स लेती है पर मंथ, उसका चार्ज, उसके जो रेट है और चार्जेस है बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ तक बात होती है। इन सब में आप बैकग्राउंड में देखो, जो बैकबोन है किसी भी कहानी का, जो फ्रेम होता है उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस फ्रेम की बात करें तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, देखो प्रोस्टिट्यूट और प्रोस्टिट्यूशन को एज एन कैरेक्टर प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि जीबी शॉ ने भी किया था मिसेस वेरेंट्स प्रोफेशन में। पर इससे पहले देखो, जीबी शॉ तो बाद में आएगा ग्रेट बर्नार्ड शो, पर उससे पहले कि देखो इस राइटिंग में
कि प्रोस्टिट्यूट को इतना प्रेजेंट किया गया और इस तरह से फ्रीली प्रेजेंट किया गया, ये वजह क्या थी? क्योंकि रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज में होमोसेंट्रिक अप्रोच को बहुत ज़्यादा दिखाया गया और ये बोला गया कि आप राइटिंग जो है फ्री लिखो, यानी फ्री माइंड से लिखो। इसी वजह से सटायर, आयरनी, प्रोस्टिट्यूशन, इन सबको बिल्कुल क्लियर और एप्ट दिखाया गया हर कहानी में। यहाँ से कहानी को साफ दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक आपको दिख रहा है प्लॉट कुछ भी नहीं है। प्लॉट मतलब जो रीज़न होता है किसी कहानी के पीछे, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कुछ भी कर रहा है और कुछ भी आ रहा है, ठीक है। ये सब देखना है, बस हमें फ्रेम समझना है, सोशल पर्सपेक्टिव समझना है और कुछ नहीं। अब ये जो ग्रुप है, देखो एंजेलिका के लिए अब सब पागल हो गए। एंजेलिका को देखना है भाई सभी को, कौन सी ऐसी प्रोस्टिट्यूट है, यानी इतनी हाई मिस्ट्रेस जो कि इतने चार्जेस कर, देखे तो सही। इतने में जब वो जा रहे होते हैं एंजेलिका को देखने के लिए, तो इतने में बीच में ब्लंट मिल जाता है और ब्लंट वहीं पे पागल है। किसके पीछे? लुसेटा के पीछे। और लुसेटा फुल प्लान में लूटने के पीछे, ठीक है। तो लू से लूटेगी अब, ठीक है। वाइल दे मॉक हिम एंड द सर्वेंट एंटर एंड प्लेस अ पिक्चर, ठीक है। वो चिढ़ाते हैं, अरे वो लुसेटा के आशिक वाशिक, ठीक है, तू तो लुसेटा के पीछे रहेगा, ब्लंट को कहते हैं, ठीक है। और जो बाकी सब जाते हैं एंजेलिका को देखने के लिए। इतने में एंजेलिका का जो सर्वेंट है, यानी जो सर्वेंट है एंटर, वो एंटर करता है और एंजेलिका के पिक्चर को फोटो लगा देता है। देखो ये एंजेलिका है, और बताता है इसका रेट क्या है, 1000 क्राउन प्राइस, ये इसका रेट है, ठीक है। ये इसका रेट है और ये एंजेलिका है, ये दिखा दिया। एंजेलिका हर सेल्फ अपीयर, उसके बाद एंजेलिका आती है अपने सर्वेंट के साथ, मोरेटा, ठीक है। सर्वेंट के साथ क्यों आ रही है? देखो रेट क्या है, पैसे कितना लेना है, कितना देखना है, वो सब पिंप करते हैं। पिंप यानी दल्ले। तो मोरेटा दल्ला है और एंजेलिका क्या है? प्रोस्टिट्यूट है ना। तो डॉन एंटोनियो ऑल्सो, तो डॉन एंटोनियो भी पहुंचा हुआ है। देखो कितना हरामी है डॉन एंटोनियो, कि डॉन एंटोनियो वहाँ पहुंच रखा है। डॉन एंटोनियो बिल्कुल सही, डॉन एंटोनियो वो है जो कि डॉन पेड्रो, डॉन पेड्रो किसका भाई है? अभी हमने पता करा था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फ्लोरिंडा। तो फ्लोरिंडा का भाई कौन था? डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो ने क्या कहा था कि फ्लोरिंडा की शादी वो अपने दोस्त से करवाना चाहता है, जिसका नाम क्या है? डॉन एंटोनियो। तो यानी डॉन पेड्रो का दोस्त था कौन? डॉन एंटोनियो। ये मैंने पहले भी बता रखा, आपको 2-3 बार सुन लेना आगे पीछे करके, ताकि आपको कैरेक्टर का नाम याद हो जाए। डॉन एंटोनियो, ठीक है। तो डॉन पेड्रो का दोस्त डॉन एंटोनियो है। डॉन एंटोनियो अपने भेस को बदल के वहाँ एंजेलिका का रेट पता करने गया, ठीक है। वो भी आया देखो, और डॉन पेड्रो जो वो भी वहीं पे है और डॉन एंटोनियो भी वहीं पे है, ठीक है। और वो सारे कैरेक्टर जो है वहीं दिख रहे हैं हमें। और उसके बाद क्या होता है? डॉन एंटोनियो मास एंड एंटर डिसाइड टू परचेज दी एंजेलिका डिस्पाइट, उसका फ्लोरिंडा के साथ जबकि रिश्ता तय हो रखा था, पर फिर भी वहाँ पहुँच रखा है वो। हियरिंग इज सिस्टर नेम, जैसे ही पेड्रो को सुनता है कि फ्लोरिंडा का नाम और कौन के बातें कर रहे हैं आपस में, और ये अरे ये तो डॉन एंटोनियो है मेरा दोस्त, फिर वो चिढ़ जाता है। पहली लड़ाई देखो, 2 वजह होती है चिढ़ने की। पहली चीज़ कि उसका जो दोस्त है वो एंजेलिका के पीछे लगा हुआ है, ठीक है। और एंजेलिका को कौन पसंद करता था? डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो एंजेलिका को पसंद करता था। तो अब यहाँ पे 2 चोट लगी डॉन पेड्रो को। पहली चोट ये लगी कि डॉन पेड्रो, देखो पहली चोट क्या लगी डॉन पेड्रो को, कि एंजेलिका को लेने आ रहा है, एंजेलिका मेरी है। दूसरा क्या है, ये तो मेरा दोस्त है जिसकी शादी मेरे भाई से मैं करवाने की सोच रहा था, यानी वो उसकी लाइफ भी ख़राब कर रहा है। अब यहाँ पे लड़ाई छिड़गी दोनों के बीच में, और पेड्रो डिक्लेयर दैट ये फाइटिंग, उस आपस में लड़ रहे हैं दोनों। और लड़ते हुए दोनों, ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब क्या? आपस में लड़ना। दोनों इंग्लिशमैन को अब लड़ाई सूझी और दोनों लड़ रहे हैं। और पेड्रो डिक्लेयर करता है दैट दे आर फाइटिंग नॉट फॉर एंजेलिका, वो एंजेलिका के लिए नहीं लड़ रहा पेड्रो। पेड्रो ये बोल रहा है मैं लड़ किसके लिए रहा हूँ? अपनी बहन के लिए, कि फ्लोरिंडा जिसके लिए मैंने तुझे लायक समझा था, तो उसको छोड़ के एंजेलिका के पीछे दे, जो कि एक मिस्ट्रेस है, हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट है, तो उसको लेके आ रखा है। अब क्या होता है हमारे पास? विलमोर, विलमोर भी वहीं पहुंचा हुआ है ना, विलमोर भी ग्रुप में। विलमोर यानी अगेन रोवर, जहाँ भी विलमोर आए वही रोवर है ना, भटकता रहता जो इधर से उधर। विलमोर क्या करता है? उस पिक्चर को देखता है, उसे इतनी पिक्चर वो पसंद आ जाती है, वो जो एंजेलिका की लगी होती है, उस एंजेलिका के पे उसको खींच लेता है वो। और जैसे ही वो उसे नीचे खींचता है, इतने में एंटोनियो को लगता है दैट दी कैवेलियर इज इंसल्टिंग द कोटेशन, कि कैवेलियर से ही है। तो कैवेलियर से मैंने बोला था ये सारे ब्रिटिशर्स है, यानी ये जो दोस्त है, जैसे विलमोर हो गया, फ्रेडरिक हो गया, ब्लंट हो गया, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास बेलविल है, ये सारे इंग्लिशमैन हैं। और बाकी जो लड़कियों की तरफ से जो हैं वो सारे क्या हैं? वो फ्रेंचमैन है और स्पेनिश है, स्पेनियर्स है, वो सब, ठीक है। तो लड़के वाले ये याद रखना, जो लड़के हैं इसमें, ठीक है, वो क्या है? वो सारे इंग्लिशमैन है। और दूसरी तरफ जो क्या है, वो फ्रांस और स्पेन वहाँ के हैं। विलमोर पुल, जैसे विलमोर नीचे खींचता है उसके ये एंग्लिकन के, तो एंटोनियो के खटक जाता है। एंटोनियो कहता है अच्छा, तो ये मतलब
ये अंग्रेज अब हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं। एंटोनियो एकदम से अपने इंसल्ट को समझते हुए दोनों लड़ने लग जाते हैं। एंटोनियो के दोस्त उसके साथ, डॉन एंटोनियो के जितने भी उसके कॉमरेड्स थे यानी दोस्त उसके साथ हो जाते हैं, विलमोर के उसके साथ हो जाते हैं और लड़ाई छिड़ती है और इंग्लिशमैन जीत जाते हैं स्पेनियर्ड से, ठीक है, यानी विलमोर जीत जाता है लड़ाई झगड़े में। पर इसका नुकसान किसे होता है? बोली लग रही होती है एंजेलिका की बाहर, अब एंजेलिका की फ़ोटो लगा रखी है और बोलियाँ चल रही है, अब सारे कस्टमर भगा दिए, एंजेलिका गुस्सा हो जाती है, एंजेलिका कहती है बुलाओ जिसने ये लड़ाई और दंगे छेड़े उस इंग्लिशमैन को बुलाओ। तो विलमोर आता है, विलमोर अंदर जाके एंजेलिका को ही उल्टा डांट रहा होता है, ये क्या है बताओ, ऐसे कोई प्यार होता है? कि मतलब प्यार के भी रेट होते हैं, तुमने अपनी फ़ोटो लगा के नीचे रेट लिख रखा है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है। और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे पे ताना, गुस्से गुस्से में एक दूसरे पे ताना मारना शुरू, और वो इंडियन मूवी की तरह फ्लर्ट होना शुरू हो जाता है और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और अब इनके बीच में प्यार हो गया और एक और विलमोर यानी रोवर जाके गिरा किसके प्यार में? हाई प्रोस्टिट्यूट के प्यार में, ठीक है, और वहाँ ब्लंट पड़ा किसके प्यार में? लो प्रोस्टिट्यूट के प्यार में, ठीक है। तो रोवर जो है वो किसके प्यार में आ गया है? यानी एंजेलिका के प्यार में। और वहीं पे ब्लंट किसके प्यार में आ गया? जो लूटेगी से लुसेटा के प्यार में, ठीक है। तो दो ऐसे प्यार में पड़ गई है। वो धीरे करके चलना है क्योंकि कहानी काफ़ी वैसे है, मैंने काफ़ी डिटेल में समझा रखा है इसलिए। अब देखो फ्लोरिंडा, वेलेरा और हेलना ये वही तीनों हैं, ठीक है। वो अभी भी मास्क उन्होंने पहन रखा है और अभी भी डिस्गाइज है। वेलेरा बोलती है ठीक है मेरा दिल आने लग गया किसके ऊपर? फ्रेडरिक के ऊपर। अभी फ्रेडरिक भी तो कैरेक्टर रह रखा है, ठीक है। तो वेलेरा फ्रेडरिक के साथ कह रही है मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इंग्लिश मैन एंटर विदाउट द विलमोर एंड द गर्ल साइड। अब इंग्लिश मैन आ रहे हैं, विलमोर है, विलमोर किसके प्यार में है? दोबारा से एंजेलिका के। और विलमोर आके सबको बताता है देखो एंजेलिका ने मुझे एक बहुत बड़े डील ऑफ मनी यानी एक बहुत वो ऑफ़र दिया है कि वो मुझे इतना पैसा देगी, ठीक है, और वो अमीर है, मैं उसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकता हूँ। इतने में बेलविले यानी विलमोर का दोस्त बेलविले याद दिलाता है किसको? विलमोर को। कह रहे तूने तो पहले ये कहा था कि तेरे को एक लड़की पसंद है हेलना, जो तूने स्टार्टिंग में देखी थी, हेलना पसंद है तुझे। बट द रोवर प्रोटेस्ट, रोवर ने कहा ना ना बकवास है, मुझे तो बस जिस टाइम पे जो लड़की पसंद आ जाए वो आ जाए, अभी मेरा दिल आ रखा है एंजेलिका पे। और ऐसे में हेलना को दिखाया जाता है जिप्सी डिस्गाइज में। वो जैसे हेलना दिखती है दोबारा से, उसने बेशक बेस हल्का फुल्का बदल रखा है पर दोबारा जो है रोवर उसे भी फ्लर्ट करने लग जाता है। एंजेलिका एंटर होती है, जैसे एंजेलिका देखती है कि ठीक है ये फ्लर्ट कर रहा है, यानी जो रोवर जो है यानी जो विलमोर जो है वो फ्लर्ट कर रहा है किसके साथ? हेलना के साथ। और इसी टाइम पे हेलना अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए वो अपने मास्क को हटा देती है और विलमोर पूरी तरह से पागल हो जाता है किसके प्यार में? हेलना के प्यार में। देख लो कितना राउंड कैरेक्टर का यूज़ किया गया, राउंडनेस यूज़ करा गया। दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक फ्लैट कैरेक्टर होता है, एक राउंड कैरेक्टर होता है। फ्लैट कैरेक्टर पूरे नॉवल में एज एन सिंगल मूव करेगा, जिससे वो प्यार करता रहेगा एंड तक उसी से करता रहेगा, जबकि राउंड कैरेक्टर पलटते रहेंगे ना, 2-2 मिनट में पलटेंगे। तो राउंड कैरेक्टर का जो ट्रू एसेंस है वो इसमें देखने को मिल रहा है। विलमोर एज एन ट्रू राउंड कैरेक्टर, और जैसा उसे रोवर बोला गया बिल्कुल एग्जैक्ट बोला है। तो विलमोर उसके प्यार में पड़ जाता है। एंजेलिका कहती है ठीक है ये ज़्यादा ही आपस में प्यार, एक काम करो ये जो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही है इसके बारे में पता करो ये है कौन, यानी ये जो भेष बदल के घूम रही है जिप्सी है यानी ऐसी है, या फिर ये सच में किसी खानदान से है जो, और ये अमीर है कि क्या है ये। फ्रेडरिक इतने में वेलरे के साथ जो है आप आशिकी लड़ा रहा होता है एंड वेदर नॉट द बेलविले इज़ फेथफुल टू हर। और इतने में फ्लोरिंडा देखती है कि जिस तरह से भाई जिस तरह से जो विलमोर है यानी रोवर जो है वो बिक गया था एंजेलिका के हाथ में, यानी एक तरह से एंजेलिका ने उसे लालच दिया मेरे पास इतना पैसा है, तो विलमोर पलट गया। तो वो सोचती है क्यों ना मैं भी बेलविले को चेक कर लूँ। तो वो बेलविले को कहती है मेरे पास ज्वेल्स है वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, तो तुम उसे लोगे? तो बेलविले कहता है मैं नहीं लूँगा ऐसे ज्वेल्स को, ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। एंड में जाते जाते वो कहती है ये लो पकड़ो ज्वेल्स ले लो। और वैसे जैसे ही वो ज्वेल्स लेता है यानी हीरे मोती ज्वेल यानी, और जैसे ही वो लेता है वो खोल के देखता है उसमें, तो उसमें किसकी फ़ोटो निकली होती है, पिक्चर किसकी होती है उसमें? फ्लोरिंडा की। और यहीं पे ये भी एक तरह का सीन सेट होके मतलब यहाँ पे ये सीन एग्जिट हो जाता है। अब ऐसे तो ब्लंट जो है लुसेटा, जो ब्लंट है अभी बताया ना, ब्लंट लुसेटा से प्यार कर रहा है और है ना जो उसे लूटने की फिराक में, अब देखो वो लूट लेगी फाइनली। ब्लंट और लुसेटा तैयार होते हैं सोने के लिए एक दूसरे के साथ, और ब्लंट जो है वो अंड्रेस यानी कपड़े उतारता है और एंड इवन टेक्स ऑफ हिज फाइन क्लोथिंग एंड ज्वेल्स, और अपने जो भी उसने पहने होते हैं हीरे वगैरह वो सब कुछ उतार देता है ब्लंट। और लुसेटा जो है वो दिखाई गई है डार्कनेस में, वो सोचती है कि ठीक है दो दरवाजे को हल्का सा खुला रखती है। और उसके बाद लुसेटा सैंको के साथ, और लुसेटा का जो लवर है वो कौन है? फिलिपो। याद रखना लुसेटा का लवर कौन है? फिलिपो। लुसेटा अपने लवर फिलिपो के साथ भाग जाती है उसके सारे उनको चुरा के, और वो नंग धड़ंग ऐसे ही घूम रहा है कौन? ब्लंट।
लेटर दैट इवनिंग द फ्लोरिंडा एंटर्स। अब फ्लोरिंडा को दिखाया गया है, फ्लोरिंडा शाम का समय है, फ्लोरिंडा को सीन में दिखाया गया। फ्लोरिंडा जो है नाइट गाउन में अनलॉक द डोर, डोर को खोल के बेलविले के लिए खोलती है, वो दरवाज़ा खोल देती है और नाइट गाउन में अंदर लेटी रहती है और घूमती है। इतने में विलमोर को दिख जाता है, अरे वाह, विलमोर को दिखता है इतना अच्छा ऑफर, यानी विलमोर दोबारा रोवर, तो रोवर है, मैंने पहले बोला था रोवर है, तो रोवर भाई इधर उधर घूमते ही रहते हैं। तो वो अंदर घुस जाता है, पी रखी होती है उसने, और उसे लगता है कि ठीक है ये तो हिलना जैसी लगती है, और उसके साथ वो असॉल्ट करने लग जाता है, यानी सेक्स की तरफ मूव करने लग जाता है उसे। इतने में मेन टाइम पे बेलविले एंटर होता है, बेलविले के साथ फ्रेडरिक होता है, एंड वो विलमोर को दूर फेंकते हैं, किससे, फ्लोरिंडा से, और उसे कहते हैं कि ये क्या कर रहा है तू, है ना, कि मतलब बेलविले और फ्रेडरिक उसे कहते हैं क्या कर रहा है तू फ्लोरिंडा के साथ। इतने में मेन इसमें ये हलचल को देखते हुए डॉन पेड्रो वहाँ से आता है फटाफट भागता हुआ कि क्या हो रहा है। ठीक है, उनके घर के एक सीन के पास ही है। डॉन पेड्रो जब ये देखता है तो फ्लोरिंडा जो है वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसने भेष बदल के वो घूमती रहती है, वो वहाँ से भाग जाती है। और स्पेनियर्ड जो है, स्पेनियर्ड्स मैंने पहले ही बोला था, जो भी फ्लोरिंडा के साइड वाले वो स्पेनियर्ड्स है, और जो लड़के हैं जो बेलविले फ्रेडरिक ये सब इंग्लिशमैन, और इंग्लिशमैन भाग जाते हैं वहाँ से। बेलविले कन्फ्रंट्स विलमोर। अब बेलविले विलमोर को मिलता है और कहता है कि तू पिछले ही उस रात को फ्लोरिंडा के साथ रेप करने वाला ही था। ठीक है, तो वो ड्यूएल के लिए बुलाता है उसे, लड़ाई के लिए। विलमोर रिफ्यूज़ करता है, मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक है, बेलविले डिस्पेयर यानी अंदर से बहुत ज़्यादा निराश होने लग जाता है और कहता है दैट फ्लोरिंडा, और उससे निराशा की वजह क्या थी उसकी, कि फ्लोरिंडा अगले दिन डॉन एंटोनियो से शादी करने वाली है। एज दे टॉक, जैसे वो बात कर रहे थे, और उसके बाद वो एंजेलिका के घर के पास पहुंचते हैं, और विलमोर मेक्स टू एंटर इट। और विलमोर क्या चाहता है, विलमोर सोचता है चलो अब एंटर करता हूँ मैं उसके घर पे, घर के अंदर। जैसे ही वो उसके घर के अंदर एंटर करता है, उससे पहले ही एंटोनियो एंटर कर जाता है और बोलता है कि मैंने पे किया है अभी एंजेलिका को। तो विलमोर आ रहा था किसके घर पे, एंजेलिका के घर पे, और विलमोर को लड़ाई के लिए किसने बोला, बेलविले ने। बेलविले ने विलमोर को बोला कि मैं तेरे साथ जो लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तू एक दिन पहले फ्लोरिंडा के साथ क्या कर रहा था। तो विलमोर उस लड़ाई को छोड़ के काफ़ी डिप्रेस हो गया था। विलमोर विलमोर जाता है एंजेलिका के पास, यानी अपनी वही प्रोस्टिट्यूट जिससे वो प्यार में पड़ गया था। जब विलमोर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पहले ही दिख जाता है डॉन एंटोनियो आ रखा है। ठीक है, और ये डॉन एंटोनियो जो है, ये एंजेलिका के साथ उसने पेमेंट पहले से ही कर रखी। तो विलमोर गुस्से में था बहुत ज़्यादा, तो विलमोर अपनी तलवार को निकालता और एंटोनियो को कहता है हाँ लड़ मेरे साथ, और कहता है कि तुम सब स्पेनियर्ड की ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। एज्यूमिंग दैट ही हैज़ किल्ड एंटोनियो, द कैवेलियर स्टैगर्स अवे। और क्या होता है देखो, एज्यूमिंग दैट ही हैज़ किल्ड एंटोनियो, ऐसा लगता है सबको कि इसने एंटोनियो को मार ही दिया। द कैवेलियर्स टैगर्स अवे, सारे कैवेलियर्स जो है वहाँ से वो चले जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स आते हैं, बिलीविंग दैट द बेलविले हैज़ हर्ट द स्पेनिश नोबल मैन। और सबको क्या लगता है कि बेलविले ने मारा है किसको, स्पेनिश के नोबल मैन को। ऐसा क्यों लग रहा है बेलविले ने मारे थे, देखो सिंपल सी बात है, बेलविले फ्लोरिंडा से प्यार करता था। ठीक है, और बेलविले ही फ्लोरिंडा को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था, और बेलविले ही फिर वजह हो सकती है किसको, डॉन एंटोनियो को मारेगी, क्योंकि डॉन एंटोनियो की शादी अगले दिन फ्लोरिंडा से होने वाली थी, और फ्लोरिंडा का आशिक कौन था, बेलविले। तो बेलविला ने मारा होगा डॉन एंटोनियो को। ठीक है, एंटोनियो ऑर्डर्स देम टू टेक द बेलविले टू हिज हाउस, मिस्टेकिंग हिम नॉट ओनली फॉर द विलमोर बट ऑल्सो फॉर द पेड्रो। तो एंटोनियो वहाँ पे था, देखो एंटोनियो मरा नहीं है, पर मारने वाले उसकी हालत कर दी थी बहुत बुरी तरह से। एंटोनियो ऑर्डर देता है कि जो बेलविले को उठाओ और मेरे घर की तरफ लेके चलो, मिस्टेकिंग नॉट फॉर ओनली फॉर द विलमोर, और उसे लगता है बट ऑल्सो फॉर द पेड्रो विद होम ही हैज़ ड्यूल। देखो उसे ऐसा लगता है कि ये या तो विलमोर है, विलमोर ने मुझे मारा है, या तो फिर पेड्रो ने मेरे ऊपर हमला किया, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता किसने उसके ऊपर हमला किया था उस दिन। ठीक है, जो वो पंगे जब हुए थे, यानी वो जो डॉन एंटोनियो ने बोला था कि मैं जाऊंगा अंदर एंजेलिका के साथ, तो एंजेलिका पे जो हमला हुआ था वो किया विलमोर ने था, पर एंटोनियो को नहीं पता था वो हमला किसने किया। तो एंटोनियो को इतना तो शक था कि या तो विलमोर होगा या पेड्रो होगा, डॉन पेड्रो इसका दोस्त। तो उनके बिहाफ पे वो कहता है उसे पकड़ दो, पर पकड़ किसे लेते हैं गलती से, बेलविले को। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है यहाँ, ध्यान रखना। ठीक है, बेलविले एंटोनियो के घर में अब कैद है। सरप्राइज व्हेन द स्पेनियर्ड गिव्स हिम ए स्वॉर्ड। ठीक है, और उसे लगता है कि ठीक है भाई अब पता नहीं कब वो उसे मौका देंगे, कैसे वो निकलेगा। एंटोनियो विशेष द इंग्लिश मैन टू फाइट हिज प्लेस ऑफ ड्यूल अगेंस्ट द पेड्रो। अब एंटोनियो क्या चाहता है कि इंग्लिश मैन टू फाइट इन हिज प्लेस, कि वो यानी इंग्लिश मैन लड़ेंगे अब किसके लिए, पेड्रो के साथ। यानी एंटोनियो नहीं लड़ना चाहता अब किसके साथ, डॉन पेड्रो के साथ। डॉन पेड्रो एंटोनियो का दुश्मन है, और दुश्मनी क्यों हुई थी मैंने बताया था किस वजह से, क्योंकि डॉन एक तो एंजेलिका की वजह से और दूसरी उसकी बहन की वजह से।
तो वो ये चाहता है कि डॉन एंटोनियो, क्योंकि इससे पहले डॉन पेड्रो ने डॉन एंटोनियो को मारा था, अब डॉन एंटोनियो ये चाहता है कि डॉन पेड्रो से, वो तो लड़ नहीं सकता, तो उसने सोचा कि किसी इंग्लिशमैन को लड़वाऊंगा। अब किसको लड़वाएगा, सबको पता है उसके घर में कैद कौन है, बेलविले। बेलविले रियलाइज दैट ही इज स्पीकिंग टू एंटोनियो हिज राइवल फॉर द फ्लोरिडास हैंड। और बेलविले भी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि वो जो है एंटोनियो के बिहाफ पे उससे लड़ेगा, और वो क्या हाथ मांगेगा, किसका, फ्लोरिंडा का। एज एंटोनियो एक्सप्लेन दैट द ड्यूल इज ओवर द फ्लोरिंडा, बेलविले बिकम्स इवन मोर अपसेट। एंटोनियो ये एक्सप्लेन करता है कि द ड्यूल इज ओवर फ्लोरिंडा, बेलविले बिकम्स इवन मोर अपसेट बिलीविंग दैट द फ्लोरिंडा हैज अनदर suitor। तो एंटोनियो उसके दिमाग के वहम को क्लियर करता है कि देख, ऐसा कुछ नहीं है कि तू मतलब मेरे बिहाफ पे लड़ेगा और अगर जीत गया तो फ्लोरिंडा मेरी होगी। एंटोनियो कहता है वो मेरी होगी, क्योंकि तू डॉन एंटोनियो के बिहाफ पे, यानी तू डॉन एंटोनियो के मास्क के थ्रू, यानी उसको लगेगा डॉन पेड्रो को कि एंटोनियो लड़ रहा है, क्योंकि तू मेरी मास्क को पहन के फिर लड़ेगा, ठीक है। तो लड़ेगा तो तू, ठीक है। अगर जीत गया तो ऐसा नहीं कि फ्लोरिंडा तेरे को मिल जाएगी, फ्लोरिंडा एंटोनियो को मिलेगी, यानी मुझे। तो ये जान के बेलविले को लगता है अब तो मैं और फंस गया। द टू एग्री दैट द बेलविले विल ड्यूअल डिस्गाइज एंटोनियो। अब बेलविले को अगर बचना है तो बेलविले को बचने के लिए एंटोनियो बन के लड़ना ही पड़ेगा, किससे, डॉन पेड्रो से। अब लड़ों में लड़ाई होने वाली है। अब एट दी वॉच द स्टीफेनो रिवील्स द ड्यूल। अब देखो ड्यूल होने वाली है, पर मेन टाइम पे देखो डॉन पेड्रो कहता है कि एंटोनियो लगता है लेट है और आज शायद लड़ाई नहीं होगी। ये बात सुन के फ्लोरिंडा बहुत खुश होती है, क्योंकि फ्लोरिंडा को पता होता है एंटोनियो नहीं लड़ रहा है, एंटोनियो की उसमें ड्रेस में कौन लड़ रहा है, उससे बेलविले लड़ेगा। तो एक तरह से फ्लोरिंडा के जो लवर और फ्लोरिंडा का जो भाई है, ये दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। पर पेड्रो को नहीं पता, पेड्रो को क्या लग रहा है कि डॉन एंटोनियो लड़ रहा है। तो पेड्रो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे आज शायद लड़ाई ना हो, पर एकदम से बाद में पता चलता है कि वो उसके ड्रेस में बेलविले आ जाता है, और बेलविले और फिर उसकी लड़ाई होती है किसकी, पेड्रो की। तो पेड्रो और बेलविले ये दोनों आपस में अब लड़ते हैं, ठीक है। अब फाइनली जो लड़ाई वो शुरू होती है, देखो जो ड्यूएल है वो प्रोसीड हो रहा है, यानी जो लड़ाई है वो शुरू होने वाली है। अब लड़ाई होने लग जाती है दोनों के बीच में। तो फ्लोरिंडा को पहले तो डर ये होता है, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ उसका भाई, अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पर पेड्रो को ये लगता है कि डॉन एंटोनियो लड़ रहा है, पर डॉन एंटोनियो नहीं लड़ रहा, उसके अंदर बेलविले लड़ रहा है। और लड़ाई होती है, पेड्रो फिर फाइनली जो है बेगिंग द बेलविले, और बीच में कौन आ जाती है, अब फ्लोरिंडा आ जाती है। फ्लोरिंडा कहती है प्लीज़, किसको कहती है, एंटोनियो को। पर एंटोनियो नहीं, अंदर कौन है, बेलविले है। उसे कहती है मेरे प्यार की वजह से, मतलब मेरे प्यार के नाम पे प्लीज़ रुक जाओ। और वो फिर एकदम से एंटोनियो रुक जाता है, पर रुकता कौन है, बेलविले रुकता है। और पेड्रो बिलीव्स दैट दिस अ साइन ऑफ एंटोनियो। पेड्रो को लगता है वाओ, जो मेरा दोस्त है सच में प्यार करता है बहुत ज़्यादा किसको, फ्लोरिंडा को। तो वो कहता है चलो कुछ तो अकल ठिकाने आई इसकी, ये प्रोस्टिट्यूट के उससे बाहर निकल गया। तो डॉन एंटोनियो से ऐसा लगता है कि डॉन एंटोनियो सच में फ्लोरिंडा को बहुत प्यार करता है, वो खुश होता है। पर इतने में पता चलता है कि बेलविले जो है उसके अंदर जो है, मतलब बेलविले ने अपना वो ड्रेसअप कर रखा है उस तरीके से। और फिर विल्मोर और फ्रेडरिक भी वहीं मेन टाइम पे पहुंच जाते हैं, और वो उसे उसके नाम से बुला देते हैं कि बेलविले रुको। और जैसे ही बेलविले नाम सुनता है, फिर पेड्रो को पता चल जाता है कि ठीक है ये बेलविले है, यानी डॉन एंटोनियो नहीं है। फिर वो अपनी बहन के हाथ को फिर से छीन के वापस ले जाता है गुस्से में। फिर फाइनली जैसे ही डॉन पेड्रो एग्जिट, यानी जैसे ही डॉन पेड्रो का सीन हो जाता है, डॉन पेड्रो वहाँ से चला जाता है। जब डॉन पेड्रो वहाँ से जाता है तो फिर बेलविले, अब देखो बेलविले, फाइनली बेलविले लग जाएगा विलमोर के पीछे। तो विलमोर भी वहाँ से एकदम चला जाता है, ठीक है। विलमोर भी भाग जाता है, क्योंकि पता है कि बेलविले विलमोर को जल्दी मतलब लाइन पे लगा सकता है। तो जैसे विलमोर जाता है तो पीछे से एंजेलिका एंटर होती है। एंजेलिका अपने सर्वेंट के साथ आई होती है, और एंजेलिका डिक्लेयर कर देती है कि मुझे पता चल गया, मेरे सर्वेंट के थ्रू मुझे पता चल गया कि हेलेना कौन है। हेलेना जो है वो फाइनली उस समय देखो जो हेलेना है, हेलेना ने ड्रेस कर रखा था एज एन पेज बॉय की तरह, एक लड़के के भेस में वो घूम रही थी। तो बार बार ही जो है रूप बदले जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फाइनली एंजेलिका कहती है कि पता चल गया हेलेना कौन है। वो जो जिप्सी गर्ल बन के घूम रही है, वो जो हेलेना, वो एक नोबल फैमिली से, और वो पैसे वाली पार्टी है। विलमोर को जब ये पता चलता है कि ओ तेरी को तो पैसे वाली पार्टी है और मैं फालतू में एंजेलिका के पीछे लग रहा था, तो विलमोर यहाँ कर जाता है फिर से गद्दारी। विलमोर कहता है कि ठीक है, अब विलमोर का सारा जो इंटरेस्ट है और वो सारा कुछ है वो किसकी तरफ टर्न होना शुरू हो जाता है, हेलना की तरफ। और हेलना फिर से पेज बॉय के फॉर्म में आती है, और हेलना उसे पेज बॉय यानी लड़के के बेस में आती है। अ पेज मीन अगेन असिस्टेंट।
तो आके कहती है कि तुम पे एक लड़की फ़िदा है, वो तुमसे प्यार करना चाहती है और वो लड़की जो है एक नोबल फैमिली से है। तो इस तरह से करके हेलेना डिक्लेयर कर देती है विलमोर को कि वो उसे कितना चाहती है। और ये बात एंजेलिका को कहीं न कहीं पसंद नहीं आती और फिर एंजेलिका जो है, जब एंजेलिका देखती है कि विलमोर का नेचर किस तरफ है, तो विलमोर एज़ एन रोवर, तो रोवर है, देखो मैंने पहले ही बोला था क्योंकि कैरेक्टर है और रेस्टोरेशन एज की राइटिंग है, तो कैरेक्टर को जैसा है एज एन देखो, हमेशा याद रखना इसमें कैरेक्टर को बिल्कुल एज एन ट्रांसपेरेंट रखा गया है। जैसा इंसान का नेचर होता है हूबहू वैसा दिखाया गया है। और उसमें एट दैट एज, जो एज की राइटिंग है, रेस्टोरेशन है चार्ल्स सेकंड के टाइम की, तो एज एन बिहेवियर को बिल्कुल क्लैरिटी मेंटेन कर रखी है, बिल्कुल एज एन कोर रिफ्लेक्शन दिखा रखा है कि किस तरह के रियल में कैरेक्टर है। तो एक लाइव कैरेक्टर देखने को मिलता है रोवर के थ्रू। तो हाँ, तो वो किस तरफ मूव होगा सबको पता है, हमने रीडर को भी पता चल जाता है, वो अब जाएगा हेलना की तरफ, क्योंकि उसे पता है ठीक है हेलना एक पार्टी, एक नोबल फैमिली से, बंजारन बंजारन ऐसी कुछ भी नहीं है, एक जिप्सी गर्ल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही घूम रही थी अलग अलग रूप को बदल के, ठीक है। एंजलिका तो प्रोस्टिट्यूट है, इससे क्या है, तो इस तरह से करके अब यहाँ पे एंजलिका की आंखों में चढ़ जाता है कौन, विलमोर। अब यहाँ पे काफ़ी आपको सीन बाय सीन तो करना नहीं है, ऐसा तो नहीं है आपको रोल प्ले करना है एसन प्ले के लिए। तो बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को नोटिस करो। अब क्या होगा, जो फ्लोरिंडा और जो वेलिरा है वो चले जाते हैं वहाँ से, सीन से थोड़ा सा एग्जिट हो रहे हैं, स्केप हो जाते हैं, क्योंकि डॉन पेड्रो घूम रहा होता है और ये दोनों तो उसकी बहन है, ये भी मास्क लगा के घूम रही है सब जगह। विल्मोर दोबारा से फ्लोरिंडा को देख लेता है और फ्लोरिंडा के साथ वो फिर से, देखो विल्मोर एक सबसे इसमें खतरनाक कैरेक्टर है, जो कि मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, रोवर है। तो वो दोबारा से फ्लोरिंडा को देख के, उसे पता नहीं होता यही फ्लोरिंडा है, तो वो दोबारा से फ्लोरिंडा को देख के उस पर चांस मारने की कोशिश करता है। और वहीं पे फ्रेडरिक आता है, फ्रेडरिक देखता है कि विल्मोर किसके पीछे जो है वो लगा हुआ है। तो और उसके बाद जो है, जो फ्रेडरिक एंटर करता है और फ्रेडरिक के साथ जो ब्लंट है, ठीक है, ये ब्लंट वही है जिसे लुसेटा ने लूटा था, तो ये तब से इसका दिल टूटा हुआ है, इसको लग रहा है कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, सब जो है दगाबाज होती है, तो इसका तो फ्रस्ट्रेशन पहले से ही बनता है। फ्रेडरिक और ब्लंट जो है वो अटेम्प्ट मारना शुरू कर देते हैं फ्लोरिंडा के ऊपर, ठीक है, रेप करने की पूरी कोशिश करते हैं। इतने में जो है फ्लोरिंडा को कुछ समझ नहीं आता, वो कहती है मैं फ्लोरिंडा हूँ बेलविले की, तुम्हारे दोस्त की। पर ये कहते हैं ना ना, हम कैसे मान ले। तो वो उसे उसे कुछ ज्वेल देके, यानी कुछ मोती वोती ये सब कुछ देके रोकने की कोशिश करती है। पर फाइनली इनको जब लगने लग जाता है कि क्या पता ये सच में फ्लोरिंडा हो बेलविले की, तो दिक्कत हो जाएगी, वो हमारे पीछे लग जाएगा फिर से। तो ये उसे लॉक कर जाते हैं, कर देते हैं, ताकि ये पता कर सके, रिवील, ताकि अच्छी तरह से उससे पता चल सके कि सच में यही फ्लोरिंडा है कि नहीं है। के अंदर जो है वो फ्लोरिंडा को लॉक करा हुआ था, और जहाँ पे ये सारा सीन चल रहा होता है, देखो जैसे सीन चल रहा है ये सारा कुछ, तो जो ब्लंट है वो एक कमरे में है, ठीक है, उसने अंदर वाले उसमें लॉक कर रखा है किसको, फ्लोरिंडा को। बाहर क्या है, डॉन पेड्रो, यानी उसका भाई सच में घूम रहा है, ये भी भटकता रहता है इधर उधर, ठीक है। डॉन पेड्रो बाहर ही होता है। अब जब डॉन पेड्रो है तो डॉन पेड्रो को पता चल जाता है इन्होंने किसी औरत को, यानी लग जाता है उसे पता, किसी फीमेल को बंद कर रखा है। तो डॉन पेड्रो दरवाज़ा तोड़ के इससे पूछता है कि तुमने किसको बंद कर रखा है, उसे पता चला मुझे किसी फीमेल को बंद कर रखा है। तो ये किसी तरह से तो हैंडल कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है बेलविले इसके बाद आता है। बेलविले देख जाता है ज्वेल को जो इन्हें दे रखा होता है, यानी मोती और हीरे वगैरह, जो ये पहचान जाता है ये तो सिर्फ कौन दे सकती है, फ्लोरिंडा, और वो इनके चुंगल से फ्लोरिंडा को बचा के ले जाता है। वैसे अलग बात है कि ब्लंट और काफ़ी जो है फ्रेडरिक, इनको बहुत अजीब सा लगता है अंदर से कि हमने अपने दोस्त की जो है उसकी जो जो उसका प्यार है उसके साथ हमने ऐसा ऐसा सीन कर दिया, ठीक है। हमें यकीन नहीं, हम सोचो उसको भी नहीं जानते फ्लोरिंडा को, तो हम अपने दोस्त की दोस्ती को कैसे जानते होंगे। तो ये उसे काफ़ी अजीब सा लगता है अंदर से, पर हाँ फिर भी कुछ भी हो। तो फाइनली अब क्या होता है यहाँ पे, बेलविले बेलविले जो है वो किसको लेके फरार हो गया, बेलविले लेके चला गया किसको, फ्लोरिंडा को। अब देखो जो एंडिंग है इसे कॉमेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो राइजिंग एक्शन जो भी था, जो भी उलझने आ रही थी, वो सब अब सुलझती जा रही है। एंड में कॉमेडी में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग, जिसका जिसके साथ एक पैचअप होने वाला होता है वो फाइनली कनेक्ट होता जाएगा, सारे सॉकेट यहाँ पे कनेक्ट होते जाएंगे, सारे डॉट्स यहाँ पे जॉइंट होते रहेंगे। और जो भी कैथारसिस की फीलिंग आ रही है हमारे अंदर, जो जो रीडर है, जितने भी जो रीडर है उनके उनको लगता है कि ठीक है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये सारी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो सारी यहाँ पे सेटिस्फाई की जाएगी। तो अब यहाँ पे जोड़े बनाना शुरू कर दो। पहले बेलविले जो है वो फाइनली फ्लोरिंडा को लेके चला जाता है, और वो चुपके से फिर शादी कर लेता है किसके साथ, फ्लोरिंडा के साथ। तो बेलविले और फ्लोरिंडा यानी एक कपल तो यहाँ पे फाइनली हो गया सेट। और ऐसे ही हमारे पास अब जो सेकंड कंसेप्ट आएगा, देखो कुछ कैरेक्टर माइनर हैं पर वो बेसिक कैरेक्टर भी उन्हें मानना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वेलेरिया, एक तो वेलेरिया और दूसरे इसके साथ कौन कनेक्टेड था, फ्रेडरिक।
फ्रेडरिक नीचे यहाँ लिखा नहीं हुआ पर मैंने यहाँ ध्यान रखना, देखो फ्रेडरिक और वेलेरिया इनकी भी शादी हो जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले बेलविले और फ्लोरिंडा की शादी हो जाएगी, इसके बाद एक तो सेट हो गया, तो उसके बाद वेलेरिया और दूसरा कौन है फ्रेडरिक, इनकी भी शादी हो जाएगी। और अब यहाँ पे देखो अब सीन में फाइनली होता है क्या, अब एंजेलिका आती है, ठीक है। जो एंजेलिका है वो पहले ही बहुत ज़्यादा वो किससे, उसको बहुत ज़्यादा नफरत हो रखी है विलमोर से, तो वो विलमोर को मारने के लिए आती है, एक पिस्टल के साथ आती है, एक बंदूक के साथ आती है, ठीक है, छुपा के बंदूक लेके आई होती है, और उसने अपना भेष भेष भी बदल रखा होता है, पूरा गेटअप। वो जो है वो फाइनली जो है पूरा वो अपनी बंदूक को उसकी तरफ करती है, पूरा वैसे पिक्टोग्राफिक सीन है, तो पूरा वो बंदूक को उसकी तरफ करती है, मारने के पूरे उसमें रहती है कि इतने में बीच में उसका आशिक डॉन एंटोनियो, डॉन एंटोनियो, ठीक है, वही है डॉन पेड्रो का दोस्त, जिस डॉन एंटोनियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था किससे शादी करवाने वाला था, वो डॉन एंटोनियो की फ्लोरिंडा से, पर अब एंड में देखा कि ये जो उलझन थी ये सुलझ गया कि बेलविले फ्लोरिंडा के साथ सेट हो गया। तो डॉन एंटोनियो एंटर करता है, जैसे ही डॉन एंटोनियो एंटर करता है उसी टाइम पे वही भटकती है आत्मा यानी डॉन पेड्रो भी पहुंचा होता है। डॉन पेड्रो को देख के डॉन एंटोनियो छुप जाता है, ठीक है। और डॉन एंटोनियो वैसे आया क्यों था, एंजेलिका के साइड के, एंजेलिका के साथ मिलके वो भी विलमोर को मारना चाहता था, पर कहीं ना कहीं जैसे ही पेड्रो आता है, पेड्रो से डॉन एंटोनियो यानी उसका दोस्त जो है वो डरता है क्योंकि उसने दगाबाजी की है, तो वो पीछे हो जाता है विलमोर को। फिर इसका भी एकदम से कहते हैं कि जो राउंडनेस दिखा रखा है कैरेक्टर में कि दिल बदल जाता है एंजेलिका, एंजेलिका कहती है ठीक है ये तो मारने के लायक भी नहीं है, मेरे नफरत के लायक भी नहीं है, और उसे कहती है ठीक है अब मैं इसे नहीं मारूंगा, चल हटा, इस ऐसी चीज़ को भी क्या देखना, इसे साइड करो। ना चाहते हुए भी देखो डॉन पेड्रो जो है वो तो मेरा दोस्त है, फाइनली मैंने तेरे को किसके लिए चुना था, यानी अपनी बहन के लिए, यानी फ्लोरिंडा के लिए, तू उसके लायक भी नहीं है, और मुझे तरस आता है सच में तेरे ऊपर, तो अब मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं जो है अपनी बहन यानी फ्लोरिंडा के हाथ को बेलविले के हाथ में दूंगा। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं सीन में देखो, आप जब पढ़ रहे होते हो कहानी को तो ये देखना होता है कि इस पैरेलल वे में कहानियाँ चल रही होती है, तो जो कुछ कैरेक्टर होते हैं जिनको उस कहानी में नहीं पता होता, पर ऑडियंस को पता है कि वो सब चीज़ हो रहा है। पर देखो अगर हम कैरेक्टर के थ्रू अगर मूव करना चाहते हैं, कैरेक्टर को अगर हमने ग्रिप करा, तो जो मेन हमारे पास कैरेक्टर यहाँ पे जो निकल के आता है डॉन पेड्रो को ये सब चीज़ नहीं पता कि फाइनली उसकी शादी हो रखी है, पर ऑडियंस को पता है, रीडर को पता है शादी हो रखी है, पर डॉन पेड्रो को नहीं पता, तो वही है इसमें बात। तो ऐसे कंसेप्ट को क्या कहते हैं ये आप नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, कि इस तरह के कंसेप्ट को कहते क्या हैं, कि जिसमें कि ऑडियंस को पता होता है कहानी के बैकग्राउंड और पूरी कहानी के बारे में, पर उसके कैरेक्टर को नहीं पता कहानी में क्या चल रहा है, इस चीज़ को कहते क्या हैं, ठीक है, इसका कमेंट करना। लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म है जैसे कि बर्टोल्ड ब्रेशेट का एलिनेशन इम्पैक्ट, ऐसे ही बर्टोल्ड ब्रेशेट के आपने कई सारे वर्क देखे होंगे, एपिक थिएटर क्या होता है, ऐसे एलिनेशन या सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है, इसी तरह से इसको और बताना मुझे, ठीक है, कमेंट जरूर करना। तो अब यहाँ पे कहानी है आपको समझ आ गया फाइनली कि उसमें डॉन पेड्रो को नहीं पता होता, डॉन पेड्रो को एग्जैक्टली नहीं पता होता कि सच में इनकी शादी हो गई कि नहीं। अब क्या रह गया इसमें, देखो ये सारा कुछ भी रिजॉल्व हो गया, अब रहेगी हेलना, ठीक है। हेलना जो है, हेलना ये करेगी रोवर को तरफ मूव, मैंने कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि हेलना एक ऐसे सेंट्रल कैरेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल कैरेक्टर नहीं कह सकते, सेंट्रल कैरेक्टर से कनेक्टेड है, यानी द रोवर से कनेक्टेड है। तो रोवर दोबारा से यही चाहेगा कि हेलना उसके साथ सोए शादी से पहले, पर फाइनली हेलना अपनी जिद पे होती है, नहीं शादी करने के बाद तुम्हें जो भी करना है वो करना, और यहीं पे इन दोनों को फाइनली रोवर मान जाता है, और हेलना फाइनली रोवर के थ्रू वहाँ पे अब इनका मैम जो है वो सेट, और विल्मोर और हेलना इन दोनों की शादी हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह से हैप्पी, यहीं पे कहानी ये फाइनली ख़त्म है। तो किन किन बातों पे ध्यान रखना है, सबसे पहले ये एक तरह की कॉमेडी है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है। अब रेस्टोरेशन कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि जितने भी जो, एक तो सबसे पहले जितने कन्फ्लिक्शंस जो हैं और जो सैडनेस है, मेलनकली जैसी फीलिंग है, डीप जो डिस्पेयर है, ऐसी चीज़ों को हटाना है, वाइप आउट करना है, क्योंकि चार्ल्स सेकंड है तो रेस्टोरेशन फेज़ है, तो जो राइटिंग होनी चाहिए बिल्कुल उसमें ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेस फैक्टर बिल्कुल कम होना चाहिए, कॉमेडी लिखनी है वो भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स होना चाहिए। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब क्या होता है, ऐसी कॉमेडी जो कि एक तरह से, ठीक है, बर्लेस क्यों नहीं करना, घटिया लेवल की कॉमेडी नहीं करनी, एक कॉमेडी का लेवल मेंटेन करके रखना है। कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता हंसी मजाक ये सब नहीं, कॉमेडी का मतलब सिंपल क्या होता है, जितने भी जो लूज फैक्टर हैं उन सबको एंड में कनेक्ट कर दो, सबका पैचअप कर दो, सबको कनेक्ट कर दो, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दो, है ना, सारे रिलेशन फाइनली सेटल हो जाए, इसी को कॉमेडी कहते हैं लिटरेचर में। और वैसे भी कॉमेडी का मतलब वही है, पर क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एज में और पोस्ट स्ट्रक्चरलेस एज में, और जैसे मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एज चल रहा है, इसमें कॉमेडी की डेफिनेशन बदलते गए।
अगर कोई लो लेवल की कॉमेडी हो, ठीक है, या डार्क कॉमेडी भी होती है, लो लेवल की कॉमेडी बर्लेस्क भी होती है, जैसे कि थीम बहुत छोटा है, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मजाक बना रहे हो, गंदा गंदा कह रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड दी बर्लेस्क। पर ये बर्लेस्क नहीं है, ये रिस्टोरेशन कॉमेडी है। बहुत ही मैनर्स में लिखी गई है और उसको काफ़ी लेवल मेंटेन करा है, डॉट्स को कनेक्ट किया गया, सारे एंड में कपल्स को कनेक्ट करके राइजिंग एक्शन और फॉलिंग एक्शन को मेंटेन करते हुए क्लाइमेक्स को मीट किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से कहानी होती है ख़त्म। देखो, एक तो एक चीज़ और बतानी है। देखो, अब थीम पे चल रहे हैं हम, तो थीम से सब कह रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे लेंदी है, पर एक चीज़ देखो यार, आपको इसके बाद किसी गाइड या किसी रेफरेंस बुक या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। आपको मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चंस जितने आएंगे सबके आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे। इन केस अगर मैं शॉर्ट बना दूँ, क्योंकि ये जो है ये एनाटमी है, डीप एनालिसिस है। डीप एनालिसिस का मतलब देखो, वीडियो जाएगी यार 1 घंटे तक की जाएगी, पूरी इतनी मोटी नॉवेल होती है, उस नॉवेल को डीपली समझाना, सारे कंसेप्ट क्लियर करना, 1 घंटा, वो नॉवेल जिसको कि 6 महीने में पढ़ते हैं, अगर आप उसे 1 घंटे में कवर कर रहे हो तो यार बहुत सही ऑप्शन है ये तो। ये तो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 घंटा इसे देखो, अच्छी तरह से इसे समझो, इसके बाद आप पेपर में सीधा उतरो, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो मुझे क्वेश्चन आंसर भी अटैम्प्ट करना होता है, मुझे उसके बाद एनालिसिस भी बताना होता है, उसके बाद मुझे उसे बैकग्राउंड रीडिंग भी करवाना है, ऑथर भी करवाना है, ये सारा कुछ करवाना, तो इतना टाइम तो मुझे लगेगा ही। और आपके लिए भी बेहतर यही है, अगर ऐसे समझोगे तो बिल्कुल आपको स्कोर करना है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फालतू में ऊपर ऊपर से जाना है ना, शुगर कोट करना, वो सब बढ़िया नहीं होता। क्योंकि बाकी भी यूट्यूब पे और भी चैनल्स हैं, वो सब ऐसे बताते होंगे नो डाउट। तो शॉर्ट के लिए शॉर्ट पिल्स जो है वो सही काम नहीं करते। ये एक सही है, एक एनालिसिस है, एक डीप इंजीनियरिंग है, डिस्कोर्स है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाता है। इसीलिए 1 घंटा और 6 महीना तो बराबर है ना बात तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा। और इतना टाइम तो यार दे ही सकते हो ना, थोड़ा बहुत दे दो टाइम। 1 घंटा तो बनता ही है किसी नॉवेल को, अब इतनी मोटी नॉवेल है उसको इस तरह से करना, तो 1 घंटा तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखो, जेंडर रोल के ऊपर ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें। मैंने आई थिंक आपको बता दिया था कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल, रेस्टोरेशन पीरियड में जो जेंडर रोल था, यानी जो रियल जेंडर को प्रेजेंट किया गया है, ऐसे नहीं शेक्सपियर के टाइम पे या शेक्सपियरियन ड्रामा, जिस ड्रामा में मेल एज एन फीमेल का रोल प्ले करते थे और मेल को ही एज एन फीमेल और डिस्गाइज वे में लेके आया जाता था। जबकि एपरा बहन ने बहुत ही अच्छा जेंडर को बैलेंस किया गया है। जो भी यहाँ पे जेंडर और जितने भी फीमेल कैरेक्टर है वो काफ़ी बोल्ड और स्टॉन्च दिखाए गए एज कम्पेयर टू मेल कैरेक्टर। फीमेल कैरेक्टर आपने देखा होगा, जेंडर का मतलब क्या था, द रोल ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्स इन सोसाइटी। देखो, सेक्स से कोई मेल और फीमेल होता है ये पता है ना, सेक्स से मेल एंड फीमेल, दैट इज़ द बायोलॉजिकल कंसेप्ट। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, पर जो जेंडर है उसका मतलब क्या होता है, रोल जो सोसाइटी में प्ले करते हैं वो। एक मेल हो सकता है सेक्स से, पर जेंडर से वो फीमेल हो सकता है। मान लो कोई मर्द है और वो काम जो है औरतों वाले कर रहा है, तो उसका जो सेक्स है वो मेल है, पर उसका जेंडर जो है वो फीमेल है। तो जेंडर रोल ऑफ पर्टिकुलर सेक्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन सोसाइटी, उसे कहते हैं जेंडर। इसमें जितने भी कैरेक्टर देखे जाए, आपने बेशक फ्लोरिंडा थोड़ी बहुत वीक दिखाई गई है, नहीं तो आप एंजेलिका देखो किस तरह से वो बंदूक बंदूक तान के घूम रही है। वहीं पे आप दूसरी तरफ लुसेटा देखो, एक बोल्ड कैरेक्टर दिखाया, फेमिनिस्ट का एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही है फीमेल की। इसमें सच में फीमेल को की पावर ज़्यादा दिखाई गई एज़ कम्पेयर टू द मेल। तो जो पेट्रियार्कल डोमिनेंस फैक्टर है, वो चार्ल्स सेकंड के एज में फीमेल ने कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल डोमिनेंस को सप्रेस करते हुए अपनी फैक्ट और अपनी सारी चीज़ को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है इसमें, ठीक है। और देखो, फ्लोरिंडा के कैरेक्टर को थोड़ा सा, फ्लोरिंडा को अगर हम फेड कर देते हैं, बाकी कैरेक्टर को देख लो आप। एंड में विलमोर जो है, विलमोर और हेलना, हेलना के आपने खुद की बात रखनी, पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होंगे, उसके बाद ये सारा एक्ट होगा। तो जेंडर रोल में साफ दिखाया गया, जो मेल एज एन पावर, मेल एज एन पेट्रियार्कल डोमिनेंस को सेट करते हैं, मेल एज एन सोसाइटी में एज एन लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं, वो सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं फीमेल एज एन जेंडर की तरफ ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि एक इसको सही में दिखाती है एज एन फीमेल और बेस्ट फेमिनिस्ट राइटिंग। सेकंड, देखो, ये लव एंड लस्ट का कंसेप्ट है। आप बोल कर सकते हो कहाँ पे लव फैक्टर है, कहाँ पे लस्ट फैक्टर है। काफ़ी लस्ट फैक्टर देखने को मिलता है। जो रोवर एज एन सेंट्रल कैरेक्टर है वो लस्ट फैक्टर पे ही मूव कर रहा है, जबकि बेलविले, फ्लोरिंडा वो लव कंसेप्ट पे मूव कर रहे हैं। तो लव एंड लस्ट का जो है वो वर्सेस और एमेलगेशन इसका बहुत ही परफेक्ट इसमें शो कर रखा है। वो आप इसको एक बार स्लाइड को रोक के रीड कर सकते हो, अपनी तरफ से भी एक बेहतर अच्छी तरह से बना के भी लिख सकते हो। तो डिसीट एंड द डिस्गाइज, और सेंट्रल कैरेक्टर वो डिसीट का भी सिंबल है, लस्ट का भी सिंबल है, पर वो रियल कैरेक्टर है, एक रियल ह्यूमन कैरेक्टर एज इन रखा गया है मॉडर्न वर्ल्ड का।
तो एक जैसे कि देखो राइटिंग है बेशक 17th सेंचुरी के जो है मिड 17th सेंचुरी के मिड की राइटिंग है, पर ये जो राइटिंग है इसने एज क्रॉस करते हुए अब तक की राइटिंग मानी जाती है, क्योंकि ये इसे टाइम लैप में नहीं नापा गया। आज भी जो ह्यूमन कैरेक्टर है जो देखा जाता है एज एन मेल कैरेक्टर, वो इसी तरह के होते हैं ना, एज एन रोवर। तो सोचो इतना प्रिकर्सरिव वे में लिखा गया है राइटिंग, कि उस ज़माने में जो राइटिंग लिखी गई है वो आज 21st सेंचुरी पे भी लागू होती है। ये चीज़ इस राइटिंग को फेमस करती है। डिसीट एंड डिस्गाइज इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें बता रखा है डिस्गाइज जो कि फीमेल ने एज इन रोल प्ले करा है, ज़्यादातर फीमेल जिप्सी गर्ल में इन वे में डिस्गाइज हो, जबकि डिसीट का काम जो दिया गया, धोखेबाजी का काम जो दे रखा है, वो रोवर को दिया गया है, जो इसका मेन जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। तो वही डिसीट को कैरी कर रहा है, वही लस्ट को कैरी कर रहा है। और एक ये क्वेश्चन आपको, डू द मेल एंड द फीमेल कैरेक्टर कंट्रोल द हैपनिंग इन द रोवर? मेक एन आर्ग्यूमेंट ऑफ वेदर दैट द वुमेन और द मेन एग्जिबिट द मोर एजेंसी इन ड्राइंग द लैंग्वेज एज वेल एज द स्टेज डायरेक्शन। स्टेज डायरेक्शन एक्सलेंट है, प्रॉपर इन एंड आउट का कंसेप्ट है। प्ले में जैसा होता है कि अब ये है अब ये है, तो ऐसे स्टेज डायरेक्शन को मेंटेन कर रखा है। डायलॉग्स बहुत ही सही है। जब एमेलगेशन फॉर्म और जब एक सेंट्रल आइडिया आता है जहाँ पे सारे कैरेक्टर को एक टाइम पे मूव करना होता है, तो पैरेलल कंसेप्ट में सारे कैरेक्टर को मूव भी करवाया गया है। एक एक तरह से कैरेक्टर को जो है फाइनली डाला गया और एग्जिट उसका करवाया गया, और उसके पिक्टोग्राफिक सीन कैरेक्टर ने बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है अब वो आ रहा है, फिर अब वो जा रहा है, वो जो सीन है वो सारा कुछ। पर लैंग्वेज का कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे लैंग्वेज जो है एप्रा बहन ने जो यूज़ कर रखा है, जैसे मिस्ट्रेस यूज़ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। मिस्ट्रेस जैसे अब पता है कि एक हाई लेवल की प्रोस्टिट्यूट है एंजेलिका, तो उसके लिए मिस्ट्रेस यूज़ कर रखा है। जब लो है तो उसके लिए प्रोस्टिट्यूट यूज कर रखा है। पिम्प को भी डिफाइन कर रखा है। तो लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरती से एज एन पर्टिकुलर एक फ्रेम के थ्रू डाला गया है। अगर पूरे सेंटेंस में अगर पावर है तो उस तरह से वर्ड में भी पावर है। ऐसा नहीं सेंटेंस पावरफुल है और जो वर्ड है बहुत ही फीबल वर्ड यूज़ कर रखे हैं, एक बहुत ही कमज़ोर, ऐसा नहीं है। स्टेज डायरेक्शन परफेक्ट है ना। स्टेज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? स्टेज ओरिएंटेशन, किस तरह से किस कैरेक्टर को किस समय इंट्रोड्यूस करना, ताकि कहीं पे भी कन्फ्यूज़न ना आए, परप्लेक्शन ना आए दिमाग के अंदर, और जो रीडर है वो समझ सके। जैसे कि एक सीन आ रहा है तो विलमोर को उस तरफ कर रखा है, ठीक है। ऐसे ही जो लुसेटा के साथ उसका सीन पैरेलल में वहाँ चल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में दिखा ना लुसेटा, लुसेटा के साथ ब्लंट का सीन पैरेलल में चल रहा है। बेलविले का जो है फाइनली जो सीन है वो फ्लोरिंडा के साथ वो भी पैरेलल में चल रहा है। सभी पैरेलल कंसेप्ट को मूव करवा के कई सारे स्ट्रीम को कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रीमलाइन करके इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से रखा गया। यही सारे वर्ड आपको यूज़ करना है, जैसे पैरेलल कनेक्टिविटी और पैरेलल कनेक्शन में हर एक जो है उसको स्टोरी को एक परफेक्ट रन करवाया गया है। स्टेज डायरेक्शन ने बहुत पूरी तरह से मेंटेन करा हुआ है, ठीक है। तो यही पैरेलल कनेक्शन जो होता है और उसका जो कनेक्टिविटी होती है टू दी प्लॉट, इसे प्लॉट के ऊपर फैब्रिकेट किया जाता है, बुना जाता है इसको प्लॉट के ऊपर, जो कि इसमें देखने को सच में बहुत अच्छी तरह से ना सारे पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं, और सभी एंड में उन्हीं पैरेलल कहानियों को जो है एंड में उसे किसी तरह से जो उसकी एंड को मीट किया गया, यानी उन्हीं सारी पैरेलल कहानियों को एंड में कनेक्ट किया गया, और डॉट कनेक्टिविटी से कपल को एंड में कनेक्ट करते हुए कॉमेडी मेंटेन किया गया और क्लाइमेक्स मीट हुआ। इसमें एंटी क्लाइमेक्स नहीं है। क्लाइमेक्स का मतलब क्या होता है? अगर सारा कुछ प्रॉपरली एंड हो जाए, ठीक है, तो वो दैट मेक्स द कॉमेडी एंड दैट आल्सो मेक्स द परफेक्ट क्लाइमेक्स सीन। पर एंटी क्लाइमेक्स जब हो जाता है जब कोई कनेक्टिविटी अगर एंड में मैच ना हो, जैसे कि अगर मान लो मैं विल्मोर को अकेला छोड़ देता, खाली रोवर अगर खाली घूम भटकता रहता और एंड में किसी के साथ उसे कनेक्ट नहीं करता हेलना के साथ, दैट मेक्स द एंटी क्लाइमेक्स सीन। पर यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्स सीन नहीं है, सभी क्लाइमेक्स को कॉमेडी के साथ कनेक्ट कर रखा है। देखो फीमेल कैरेक्टर एज एन एप्रा बैन मैं इसमें आई थिंक बता चुका हूँ आप, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो जिस तरह होर का कंसेप्ट यूज़ कर रखा है ना। होर यानी अगेन प्रोस्टिट्यूट, प्रोस्टिट्यूट हो गया, चाहे होर हो गया, चाहे हार्लोट हो गया, किस किस तरह, जैसे स्पिंस्टर हो गए या फिर मिस्ट्रेस हो गया, इनको किस तरह की लैंग्वेज को मेंटेन किया गया। लैंग्वेज पे क्वेश्चन है नीचे वाला, ये लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन है। अगेन ऊपर वाला जो है जैसे फीमेल कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरह, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ये आगे देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द रोवर, इसे समझो। देखो द रोवर हैज अ सेवरल लेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस। फर्स्ट इट इज अ ट्रिब्यूट टू द किंग चार्ल्स सेकंड। किंग चार्ल्स सेकंड का ये ट्रिब्यूट हो सकता है, क्योंकि रोवर का मतलब एंड में जो है, जैसे आप फादर के एग्जीक्यूशन के बाद यानी चार्ल्स वन के बाद प्यूरिटन एज आया था। देखो प्यूरिटन एज का मतलब क्या है कि एक ऐसी एज जिसमें कि चर्च डोमिनेंस यानी रिलीजियस स्ट्रिक्ट बातें, जो भी धर्म में लिखा गया उन सबको आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दो शादी नहीं कर सकते, तीन नहीं कर सकते, फलाना ढिमकाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया था वो प्यूरिटन एज ने लगाया था।
अब प्यूरिटन एज हटने के बाद देखो इंग्लैंड प्यूरिटन एज में जो है, तो इसीलिए प्यूरिटन एज में जितनी भी राइटिंग आई ज़्यादा रिलीजियस बेस्ड राइटिंग आई, ठीक है, जॉन डन वगैरह इन सबको आप देख सकते हो उस समय पे। सारी राइटिंग चर्च डोमिनेटेड आई, मॉरल बेस्ड राइटिंग आई, कोई भी आलतू फालतू की चीज़ें नहीं है। पर चार्ल्स सेकंड जैसे ही बैठा उसने मौका दिया, एक लिबरल एयर प्रोवाइड हुआ, जैसे कि रेनेसा, एक तरह का दोबारा रेनेसा था, ये रीजनरेशन था जो एलिजाबेथन एज में सबको देखने को मिला। शेक्सपियर का को जिसने ग्राउंड प्रोवाइड किया वो एलिजाबेथन एज था, जहाँ पे सारा कुछ जो है एक होमोसेंट्रिक अप्रोच रखा गया, ह्यूमन को और राइटर को यानी ह्यूमन क्वालिटी प्रेजेंट करने की वो दी गई छूट के तुम जो भी लिखना है वो लिखो। पर दिस इज द सेकंड रेनेसा, एक फुल फ्लेज्ड रेनेसा देखने को मिला, रीजनरेशन, एक रीबर्थ देखने को मिला, जहाँ सच में पावर आ गई पेन होल्डर के पास, आपको जो लिखना है जैसा लिखना है बेस्ट वैसा लिखो। तो ये जो रोवर है, ये रोवर अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो चार्ल्स का रोव्ड है। चार्ल्स यानी चार्ल्स सेकंड ने दोबारा से रोव कर लिया, यानी पूरी तरह से यूरोप को कंट्रोल में ले लिया, फुल घूम सकता है वो, और उसका एक अच्छा समय आ गया। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से द रोवर यहाँ पे डिफाइन करता है चार्ल्स सेकंड को। दूसरा ये जो टाइटल है जो विलमोर को डिफाइन करता है कि जिस तरह से विलमोर इसमें वैंडर दिखाया गया है, कैविलियर है वो, ठीक है, और मैंने बता दिया था कैविलियर्स कौन होते हैं, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, इसमें हेलना को भी डिफाइन किया जा सकता है, जो कि हेलना रोव्स अवे फ्रॉम द प्लैनेट टेक्स द डेस्टिनी इनटू हर ऑन हैंड, उसने अपनी सारी जो है वो अपनी कंट्रोल करे। जैसे वो नन बनना चाहती थी, फाइनली उसने नन को हटा दिया, और उसके बाद उसने क्या डिसाइड करा कि हेलना ने कि वो रोवर यानी सेंट्रल कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो गई, पर अपने सर्कमस्टांसेस, अपने कंडीशन, अपनी शर्त के ऊपर हुई, जो कि सच में लगता है एज एन फीमेल को रोवर प्रेजेंट किया गया, यानी एक ऐसा जो कि बेफिक्रे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एक बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया, ठीक है, स्टॉन्च और एक पावरफुल कैरेक्टर है ना। तो इस तरह से दिखा गया, पोटेंट कैरेक्टर दिखाया गया एक। ऐसे ही रोवर यहाँ पे रिस्टोरेशन की एक सेलिब्रेशन भी है कि चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड को दोबारा रिस्टोर करवा दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो ऑफ गवर्नमेंट था उससे हटा के कहीं ना कहीं दोबारा से मोनार्कियल सिस्टम को लेके आया, ठीक है। तो ये चार चीज़ें, चार आपको ध्यान रखना, इसी चार पे लिखोगे नंबर आपके बहुत अच्छे आएगा। रोवर के ऊपर क्वेश्चन आना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोवर एज एन रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है, ये आप खुद, इतना तो मैंने समझा दिया। और द रोवर टू बी कंसिडर ए सटायर, ये सोशल सटायर कैसे है ये भी आपको खुद ही समझना है, बहुत ईजी है। समाज के ऊपर किस तरह से सटायर है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस एंगल से आप देखते हो उसे जरूर देखना। अपर क्लास सोसाइटी भी इसमें, लोअर क्लास सोसाइटी भी है। अपर क्लास सोसाइटी के साथ साथ इसमें वो भी जैसे कि पिंप दिखाए गए हैं साथ साथ, और हमें ये भी दिखा रखा है प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, प्रोस्टिट्यूट को भी दिखा रखा है। उसके बाद स्पेनियर्ड्स घूम रहे हैं इसमें, ठीक है। तो एक सोशल सटायर है, और सोशल सटायर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा है प्लीज़ इसमें लिखना आप, ठीक है, और हो सके तो नीचे पोस्ट भी कर सकते हो अपने आंसर को, और अटैच भी कर सकते हो आप अपने, ठीक है। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। और फाइनली थैंक्स, ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पर मैंने अभी बीच में आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक नावल जो 6 महीने के सिलेबस में है उसे आपने सिर्फ 1 घंटे 12 या 15 मिनट में ख़त्म कर लिया, तो यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये द रोवर सबसे टफ नावल मानी जाती है, और राइटर इतने साल लगा के लिखते हैं, उसके बाद हम जैसे जैसे पढ़ के आपको समझाते हैं, इसकी डीप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये डिस्कोर्स है, समरी नहीं है। इसके अगर आपने ये एक वीडियो देख ली तो इसके बाद ना आपको गाइड खरीदने की ज़रूरत, ना कोई स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत। खुद सोचो 1 घंटे और 6 महीने आपके बराबर हो गए, और इसके बाद आपके वहाँ पे सच में नंबर स्कोर होंगे। क्या फ़ायदा वहाँ जाके बोलोगे ठीक है मुझे आता है, बाद में आपको ये सब बेसिक टर्म्स ही ना क्लियर हो वहाँ पे, ठीक है, रेस्टोरेशन क्या है, उसके बाद कैविलियर्स क्या होते हैं, रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होती है, ये सब अगर अगर टर्म्स क्लियर नहीं हो तो क्या फ़ायदा उस समरी का। समरी लिखोगे वो पक्का काट देंगे वहाँ पे। समरी की वहाँ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि उन्हें चाहिए उसकी एनाटमी चाहिए, उनके डिस्कोर्स चाहिए बिल्कुल कि कंसेप्ट समझ आया है कि नहीं, तो बैकग्राउंड के लिए इतना टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। बाकी यार ऐसे ही इसी तरह से नीचे कमेंट करते रहो, ठीक है, और जो जो आपको जिस यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी का नाम पक्का लिखे करो, नीचे मेंशन किया करो, और जो वर्क आपको समझ नहीं आया उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, वो पक्का 110%, ठीक है, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी 4 से 5 दिन के अंदर। ओके, थैंक यू।